वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पत्र लेखन पर आपको एक वीडियो चाहिए था, तो एक नहीं, यहाँ पर कुछ 2 या 3 वीडियोस आपको दिए जाएंगे। ये उसी सीरीज में पहला है। ऐसे ही इसे 2-3 पार्ट में डिवाइड करने के पीछे मूल उद्देश्य ये है कि आप चीज़ों को थोड़ा अलग अलग समझें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक वीडियो में अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र कवर करेंगे और बाकी में दूसरे फॉर्मेट्स जो है उन्हें कवर करेंगे, ऐसा नहीं। हम करेंगे क्या, पहले पत्र लेखन की रणनीति क्या होनी चाहिए, किसी भी पत्र को लिखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, पत्र का एक नॉर्मल ढांचा कैसा होता है, प्रारूप कैसा होता है, प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें किस तरीके से पूछा जा रहा है और उसमें करना क्या आपको है, इन चीज़ों पर हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद तब हम उदाहरण देखेंगे। ये जो आप PDF देख रहे हैं ना, ये आप ही का नोट्स है, जो आपको PDF दी गई है, हमारी ओर से दी गई है, वही है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इससे असंतुष्ट हो गए थे कि इसमें कुछ चीज़ों पर मतलब कुछ चीज़ें जो है वो नहीं दे रखी। असल में सब कुछ दिया है, आपको देखने की आवश्यकता है। हाँ, ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपके मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट में जो 2 प्रश्न दिए जाते हैं पत्र लेखन के, उनमें आपको पर्याप्त अभ्यास का मौका मिलेगा। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, इस पहले वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन और स्ट्रेटजी पर चर्चा होगी, प्रारूप पर चर्चा होगी, किसी प्रश्न को आपको कैसे हैंडल करना है इस पर चर्चा होगी। और जो अगला लेक्चर आपको मिलेगा उसमें जितने भी आपके मॉक टेस्ट में पत्र दिए गए थे, चाहे वो आपका कार्यालय आदेश हो, अधिसूचना हो, जो कुछ भी दिया गया था, उन सभी को हाथ से लिखकर, उसमें ऐसा नहीं किया जाएगा कि वो प्रिंटेड आपको वीडियो में दिखाया जाए, हाथ से लिखकर, क्योंकि वहाँ भी आपको हाथ से ही लिखना है और पत्र को लिखने का एक अनुशासन होता है। तो हाथ से लिखकर आपको रिकॉर्ड करके वो दिया जाएगा कि आपका उसमें ढांचा कैसा होना चाहिए। जब आप अपने हाथों से लिखेंगे, अपने से उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो आप किस तरह का अप्रोच रखकर चलें। तो खैर वो तो अगले वीडियो की बात है, अभी की चर्चा करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सिलेबस आपका तय है और बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप समीक्षा अधिकारी वाली परीक्षा में नहीं भाग ले रहे हैं, आप सिर्फ UP-PCS के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार हैं, सिर्फ यहीं पर आप हाथ आजमा रहे हैं, तो इतने ही तय पत्रों के प्रारूप हैं, वहाँ तो पूरा खजाना है, विस्तार है। तो समीक्षा अधिकारी वाले सिलेबस में पत्र जितने भी फॉर्मेट संभव हैं वो सभी दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आराम ये है कि तयशुदा प्रारूप है, उनमें बहुत ज़्यादा आपको फजीहत नहीं करनी। सरकारी पत्र है, ठीक है, सबसे कॉमन, सबसे घिसा हुआ स्वरूप जो है ये ऑफिशियल लेटर का है। वैसे तो हम कहें तो सारे ही पत्रों को हम सरकारी पत्र कह देते हैं, लेकिन सरकारी पत्र के भी अलग अलग यहाँ प्रकार हैं। तो पहला सरकारी ही कहा जाता है, दूसरा होता है अर्ध सरकारी, डेमी ऑफिशियल। फिर पत्र लेखन में तार लेखन भी जुड़ा हुआ है। तार लेखन ये पहले की परंपरा थी, कम शब्दों में हम किसी भी बात को अगर त्वरित रूप में दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो तार भेजा जाता था, जैसे फलाने की मृत्यु शीघ्र आओ, अब ऐसे, और हर शब्द के हिसाब से वहाँ पैसे काउंट होते थे। तो ये तो व्यक्तिगत तार होते थे। शासकीय स्तर पर भी ऐसे ही होता था, त्वरित सूचना का अगर प्रसारण करना होता था उसके लिए तार को भेजा जाता था। आज उसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं संचार के माध्यम बड़े तगड़े हैं। आप बटन दबाएंगे, आप बटन भी दबाने की आवश्यकता नहीं, स्क्रीन पर ऐसे हाथ रखेंगे और वहाँ पहुँच जाएगा। और कुछ दिन में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि आप दूर से इशारा करेंगे, वो संदेश पहुँच जाएगा। और है ही, अभी भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख ही रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आयोग ने तार लेखन को हटाया नहीं। ये एक मजे की बात है। सिलेबस न जाने कितनी ही बार रिवाइज हुआ है, हिंदी में भी जो सिलेबस है भले नहीं बदला है, लेकिन प्रश्न पत्र का ढांचा लगातार आयोग बदल रहा है, कुछ ना कुछ उसमें नए प्रयोग करता है। लेकिन उसके बावजूद तार लेखन आपके सिलेबस में है, तो इसका मतलब है कि प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हालांकि कमज़ोर संभावना है, बाकी जो प्रारूप है पत्रों के वहाँ से प्रश्न बनेंगे ज़्यादा। ये इसमें बहुत रेयर चांस है कि बनेगा, लेकिन बन सकता है। तो इसमें सावधानी से तार लेखन को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है और परिपत्र है। परिपत्र पत्र नहीं था, मतलब ये कोई पत्र नहीं था शुरुआत से, पत्र लेखन का ये हिस्सा ही नहीं था। कार्यालयीय स्तर पर जब कार्यालय आदेश जारी किया जाता है तो उसी में एक इनोवेशन की गई, एक नवाचार किया गया, और वही नवाचार हमें यहाँ पर परिपत्र के रूप में दिखाई देता है। तो आइए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो परिभाषाएं हैं, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रही है ना, परिभाषा रूपी, इसमें आपको नहीं उलझना है, ये आप पहले से पढ़ चुके होंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा की जा रही है। परिभाषा वैसे सीधी है कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, भाई किसी भी पत्र को लिखने का उद्देश्य क्या होता है,
चाहे आप पत्र अपने पिताजी को लिख रहे हैं, आप अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं, या किसी प्रशासनिक अधिकारी को लिख रहे हैं, दोनों ही स्तरों में होता क्या है, सूचनाएं आप भेजते हैं, यहाँ से आप कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे तक भेजते हैं, या उससे प्राप्त करना चाहते हैं तो भी एक पत्र लिखते हैं, यही उद्देश्य होता है। आयोग आपको परिभाषाएं इस तरह की लिखने के लिए नहीं देगा, बहुत होगा तो अंतर पूछेगा। और किसके लिए होगा शासकीय पत्र? तो देखिए, शासकीय पत्र कुछ ऐसा होता है कि बाकी अगर पत्र के प्रारूप आपके काम न कर रहे हो, प्रश्न आपके सामने कोई भी आ गया, आयोग ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि इस मुद्दे पर, ये विषय आपको दे दिया है, इस पर पत्र लिखिए, और कुछ नहीं कहा गया कि कैसा पत्र लिखिए, तो उस कंडीशन में फिर आपके पास यही रास्ता बचता है। और अब तब आप ये पहचानने का प्रयास कीजिएगा, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है कि इस समस्या के लिए सचिव को पत्र लिखना है, या एक विभाग का अधिकारी है वो दूसरे विभाग के अधिकारी से जवाब कर रहा है, मतलब जवाब मांग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये परिपत्र है, क्या है, कार्यालय आदेश है। कार्यालय आदेश तो तब न होता जब एक ही कार्यालय में हम बात को सीमित रखते, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ तो हम दूसरे विभाग, दूसरे कार्यालय में बात करना चाह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके पास कोई विकल्प शेष न हो और किसी भी पत्र का फॉर्मेट आपके उस प्रश्न में ठीक न बैठ रहा हो, फिट न बैठ रहा हो, तो आप बिना सोचे समझे, आपके पास उतना ज़्यादा वहाँ समय नहीं होता है, तो जितना भी है उसका सदुपयोग करते हुए बिना सोचे समझे इसी फॉर्मेट में उस प्रश्न को फिट कर दीजिए, उस विषय को फिट कर दीजिए। बहुत आराम से वो शासकीय पत्र के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब यही कि प्रश्न अगर आपके एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो आप शासकीय पत्र के फॉर्मेट में रख दीजिए। हो सकता है कि वो प्रश्न परिपत्र रहा हो, शासकीय परिपत्र रहा हो, तब भी जो ऑफिशियल लेटर का आपने फॉर्मेट प्रारूप बनाया हुआ है उसमें वो गलत नहीं होगा, सही ही होगा, ठीक है। बाकी अधिसूचना इत्यादि है वो तो लिखा रहता है, प्रश्न में लिखा रहेगा। जैसे सार्वजनिक कोई चीज़ करनी है और जनता तक, जन सामान्य तक वो सूचना पहुंचनी चाहिए, तो उसके लिए अधिसूचना को आधार बनाया जाता है। तो ठीक है भाई, इसमें पूरा विधिवत लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सूचना देनी है अथवा उससे लेनी है, ये दोनों तरफ चलते हैं, आदान प्रदान इसमें होता है। परिपत्र की एक खासियत होती है, जो सरकारी परिपत्र होता है उसमें क्या होता है, सूचना भेजी जाती है या कोई आदेश जो है वो प्रसारित किया जाता है और एक समूह को प्रसारित किया जाता है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक बड़ा अधिकारी, सक्षम अधिकारी उसमें प्रेषक होता है, और प्रेषिती आमतौर पर, सामान्य परिस्थिति की बात हो रही है, आमतौर पर कई सारे होते हैं। तो एक तरफा होता है वो, सरकारी पत्र जैसा दिखता अवश्य है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति आप देखेंगे ना, तो जो सरकारी परिपत्र का फॉर्मेट होता है, सर्कुलर का फॉर्मेट होता है, वो एक तरफा होता है। इसमें जो बड़ा अधिकारी है या जो मुख्य व्यक्ति भेज रहा है, वो बदले में आपसे जवाब की अपेक्षा नहीं कर रहा है कि आप जवाबी पत्र उसको भेजेंगे। वो ये अपेक्षा कर रहा है कि जिस आदेश, जिस निर्देश का उसमें उल्लेख किया गया है पत्र में, यानी परिपत्र में, तो आप उसका पालन सुनिश्चित करेंगे, ठीक। तो वो एक तरफा। लेकिन सरकारी पत्र में क्या होता है, ऑफिशियल लेटर में, यहाँ पर दोनों तरफ से चलता है। आप सूचनाएं भेजेंगे, बदले में आपको सूचनाएं प्राप्त होंगी, ये तरीका होता है। तो अंतर करना आसान हो जाएगा। सरकारी पत्र अगर आपको दिखे, कई बार क्या होता है, सरकारी पत्रों में भी सामूहिक संबोधन होते हैं, जैसे सेवा में समस्त जिलाधिकारी, समस्त विभागाध्यक्ष, इस तरीके से आप देखते हैं ना, तो हो सकता है कि वो भी सरकारी पत्र हो, पढ़ने से आपको पता लगेगा। अंतर आप कैसे करेंगे सरकारी पत्र में और परिपत्र में? उसका जो मेन मैटर है, बीच की बॉडी है, जो मूल कलेवर है, उसको पढ़िए तो आपको खुद अंदाजा लगेगा कि वो जवाब मांग रहा है कि आप ये सूचना मुझे देने की कृपा करें, अथवा आपसे कह रहा है कि इसका पालन सुनिश्चित करें, और पालन सुनिश्चित होगा इसको वो मान के चल रहा है। एक तरफा होता है परिपत्र, तो ये फर्क है दोनों में। बाकी क्या चीज़ है, बाकी विदेशी सरकारों या संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचना देने लेने के लिए, ठीक है, शासकीय स्तर पर कहीं भी, देश हो अथवा विदेश हो, अगर हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो सबसे कॉमन फॉर्मेट होता है सरकारी पत्र का। संवैधानिक निकायों में हो सकता है, यहाँ तक कि सांविधिक निकायों में, और सांविधिक निकाय को छोड़ दीजिए, आपका जो प्राइमरी लेवल और जूनियर का लेवल का स्कूल हुआ करता था, वहाँ जरा सा बुखार आया तो आप तुरंत छुट्टी का आवेदन भेज देते थे प्रधानाचार्य के कार्यालय में। तो वो क्या होता था भाई, सरकारी पत्र ही है, मतलब उसका जो फॉर्मेट है वो सरकारी पत्र का ही होता था। विषय क्या है कि बुखार आ रहा है, इस एवज में आपको अवकाश चाहिए, या फीस माफ़ी के लिए आप फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वो जो एप्लीकेशन, उस आवेदन पत्र का फॉर्मेट होता था, वो भी सरकारी पत्र का ही होता था। मान लीजिए कि आप एक सामान्य ग्रामीण हैं, भोले भाले ग्रामीण हैं, आपकी ज़मीन आपका पड़ोसी हड़प रहा है, या फिर कोई खसरा खतौनी में दिक्कत हुई, भूलेख से संबंधित समस्या है, या कोई भी ग्रामीण स्तर का मामला है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सक्षम अधिकारी है जो कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसको आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे, आवेदन पत्र देंगे, फरियाद अपनी सुनाएंगे, लेकिन लिखित दस्तावेज भी आपके पास होना चाहिए ना, क्योंकि प्रशासनिक जो कार्यालय हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं।
तो उस समय भी जो पत्र का प्रारूप आप इस्तेमाल करते हैं वो भी शासकीय पत्र का ही प्रारूप होता है। ठीक वैसे ही सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय फलाने जिला, फिर विषय लिख दिया, फिर महोदय, ठीक है। तो वही जो फॉर्मेट सरकारी पत्र का होता है, सेम वही फॉर्मेट आपको उस परिस्थिति में भी अपनाना होता है जब आप एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से किसी शासकीय राजपत्रित अधिकारी को पत्र लिख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वही चीज फैलाकर बताई गई है, आप पढ़े भी हैं इसे। अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख को सूचना देने या लेने के लिए, दोनों परिस्थिति में, देने और लेने के लिए इसमें पत्र आदान प्रदान होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रारूप आगे हम देखेंगे ही, वो लिखा हुआ आप देख रहे हैं। हाँ, भाषा कैसी होती है? सरकारी पत्र की भाषा जो है ना, वो पहली चीज सरल होनी चाहिए। बहुत बार आप ये देखकर परेशान हो जाते हैं, मैंने कई सारी कॉपियां चेक की हैं, अभी जो 1000 के आसपास आपके ग्रुप में मेंबर हैं, ये कोई नए नहीं है। इससे पहले बहुत सारे पेड ग्रुप आए और सफलता प्राप्त करके गए। अब सारे लोग नहीं सफल हो सकते, लेकिन जिन्होंने प्रयास किया उन्हें कुछ न कुछ मिला। तो जिन कॉपियों को मैंने देखा है उसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों की दुविधा ये होती है कि जो असल में सरकारी पत्र है, जैसे शासनादेश की वेबसाइट, तो उसमें तो बड़े अच्छे अच्छे भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े दाव पेच लिखे होते हैं। तो हम लोग भोले भाले कैंडिडेट हैं, हम मतलब वो सारी जानकारियाँ कहाँ से ले आएंगे? पता लगा कि उसमें कोई लिखा हुआ है गाटा संख्या, खसरा संख्या, या फिर कोई धारा का नाम दिया हुआ है, किसी कानून का नाम दिया हुआ है, या फिर किसी जिले के विस्तार से संबंधित, जैसे अभी महाकुंभ मेला लगा हुआ था तो उसमें नया जनपद गठित किया गया। तो अब नया जनपद गठित किया गया अस्थायी तौर पर 76वां, तो उसकी सीमा रेखा कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है वो पूरा रिकॉर्ड अधिसूचना में जारी किया गया था, पत्र में जारी किया गया था। तो अब आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है। भले आप जानते रहें कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख दीजिए, लेकिन आप सीधे सीधे भी उस बात को कह सकते हैं कि इतना विस्तार सीमा का किया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विधिवत लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना है। पत्र लेखन में सबसे अनिवार्य चीज होती है कि आपका पत्र, जिस पत्र को आप लिख रहे हैं उसका प्रारूप आपको सही सही पता है। दूसरी बात ये कि आपको ये पता है कि पत्र को भेज कौन रहा है, किसके द्वारा प्रेषित किया जा रहा है, और पत्र को प्राप्त कौन कर रहा है। प्रेषक का पता, प्रेषिती का पता, और पत्र को किस फॉर्मेट में लिखना है वो चीज, ये 3 जानकारियां अगर आपके पास हैं तो आप एकदम सहज भाषा का इस्तेमाल करिए, एकदम सरल शब्दों में अपनी बात को कहिए। अब ये नहीं कि एकदम घर वाली भाषा का, सहज भाषा होनी चाहिए, बहुत कठिन उसमें शब्द और बहुत कानूनी दाव पेंच और धाराएं इत्यादि लिखने की आवश्यकता नहीं। सीधे सीधे बात को कह दीजिए, उतना ही पर्याप्त है। जो आयोग के परीक्षक होते हैं, जो आपकी कॉपियां जांचते हैं, वो अनुभवी व्यक्ति होते हैं और वो भली भांति जानते हैं कि ये तो अभी कैंडिडेट है, अभी तो इसकी ट्रेनिंग बाकी है, इसका सिलेक्शन बाकी है, तब जाकर ये कहीं जो कागजी फाइलें हैं और कार्यालय की रणनीति है वहां पर आएगा। अभी तो इसको कुछ पता ही नहीं। खाली जीएस पढ़ने से प्रशासक थोड़े ना बन जाते, है ना। तो वो आपकी मौजूदा स्थिति से वाकिफ होता है, सिर्फ आपसे वो ये अपेक्षा कर रहा होता है कि आपको पत्रों का ढांचा पता है और आप ये समझ पा रहे हैं कि किस पत्र का स्वरूप कैसा होता है, और पहचान पा रहे हैं, प्रश्न को देखकर पहचान पा रहे हैं कि ये पत्र कैसा है, ठीक। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज है, उत्तम पुरुष यानी मैं का प्रयोग असल में व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होते हैं। आपको एक विभाग का सक्षम अधिकारी माना गया है, वहां पर आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक पद हैं, एक पद की गरिमा आपके पास है, ठीक है। तो इसीलिए मैं का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं का मतलब ये हुआ कि वहां खोखलापन आ जाएगा, आप एक व्यक्ति की हैसियत में आ जाएंगे। जबकि प्रशासक क्या होता है? वो एक पद होता है, पदभार आपके ऊपर है, आप वहां सिंगल नहीं है, वो पूरी पोस्ट आपके सिर पर मौजूद है, तो आप मैं नहीं लिख सकते, ठीक। प्रथम पुरुष और एक वचन का इस्तेमाल होता है, और कैसे होता है? तो वो अप्रत्यक्ष होता है। अच्छा, यहाँ आई हैव बिन डायरेक्टेड, ये संदर्भ मुझे का प्रयोग, ठीक है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, इस तरीके से। अच्छा, सरकारी पत्र सरकार द्वारा व्यक्त निर्णयों की सूचना देते हैं, तो ये भाव जो है ये सरकार का होता है। वही मैंने कहा ना कि मैं अगर आप लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये आपका निजी विचार है। निजी विचार तो है नहीं, आप तो सिर्फ एक कठपुतली है। मान लीजिए कि आप किसी विभाग के सचिव हैं, ठीक है, मुख्य सचिव हैं, तो विभाग का वो फैसला है, और विभाग में भी वो विभाग की मर्जी से नहीं बल्कि नेता या जो राजनीतिज्ञ हैं शीर्ष पर बैठे हुए हैं उनकी मर्जी से वो विभाग तक पहुंचा है, और विभाग में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने उसे अमल में लाया है। तो ये आपकी व्यक्तिगत राय तो है नहीं, तो आप मैं कैसे लिख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। मैं लिखने का मतलब होगा कि वो सारे निर्णय आपने लिए हैं, जबकि आपने नहीं लिए हैं, आप सिर्फ एक माध्यम है, ठीक। आइए अब आगे चलते हैं। ये लंबी चौड़ी बातों से उबिएगा नहीं,
पत्र लेखन पर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है, वीडियो तो बहुत सारे हैं, पहले से ही आपके सिलेबस में सिलेबस को आधार बना के कई सारे वीडियोस बने हुए हैं। यहाँ मुझे उन चीज़ों को क्लियर करना है जो कि आपको परेशान कर रही हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक सरकारी पत्र है, ठीक, पूरा देख लीजिए और देखा भी होगा आपने। फॉर्मेट बिल्कुल सीधा है, ऐसे ही फॉर्मेट होता है। पत्र संख्या जो है वो इधर होती है। अब समस्या कुछ लोगों को ये होती है कि ये पत्र संख्या लाएं कहाँ से, कुछ भी लिख दीजिए, काल्पनिक पत्र संख्या लिखिए। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना 30/2019, मान लीजिए इस समय 2025 चल रहा है, तो जिस महीने में आप, जैसे जून के महीने में आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ पे आप 30 की जगह पर कोई तारीख ऐसी डाल दीजिए। यहाँ महीना तो है नहीं, तारीख आप डाल दीजिए, पीछे की कोई तारीख, कुछ 1-2 महीने पहले की, है ना। ये मार्जिन रख के करना होता है। और उसके बाद जहाँ जहाँ 2019 लिखा है वहाँ या तो आप 2024 लिख दीजिए और नहीं तो 2025 लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। पत्रांक कैसे ही बनाया जाता है, इसमें सिर्फ टोटल अपनी मनगढ़ंत संख्या लिखनी होती है और कोई विकल्प ही नहीं है। मतलब आप ऐसे सोच कर देखें कि कोई भी कैंडिडेट पत्रांक कहाँ से लाएगा। असली जो ऑफिशियल लेटर का पत्रांक है वो नहीं लाया जा सकता है। या तो आपने रटा हो तो उसको रटने की फालतू मेहनत आप करेंगे नहीं, करनी ही नहीं है। सीधे सीधे कल्पना, काल्पनिक कुछ भी लिख दीजिए और इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें से आप इतना ही निकाल लीजिए, 30/2019, ठीक। अब 2019 की जगह 2025 लिख दिया, खत्म। पत्रांक कहाँ पर होना चाहिए परीक्षक को ये देखना है, पत्रांक में क्या लिखा है उससे परीक्षक को कोई मतलब नहीं। उसके बाद आप जो है वो पत्र भेज रहे हैं। अब यहाँ असली समस्या ये होती है कि कुछ कैंडिडेट जो है वो अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पर कोई जो भी उनका असली नाम है उसको लिखकर विशेष सचिव, खुद को ज्वाइंट सेक्रेटरी घोषित कर देते हैं या स्पेशल सेक्रेटरी घोषित कर देते हैं। तो ये भूल नहीं करनी है। नाम आप उसी परिस्थिति में लिखेंगे जब आयोग ने आपको प्रश्न के अंदर दिया। प्रश्न में किसी व्यक्ति का उल्लेख, मान लीजिए कि वहां कहा गया है कि धनंजय शुक्ल विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से इस सरकारी पत्र को जारी करिए, ऐसे कहा गया, तो ही आप कीजिएगा। ये तो ओरिजिनल लेटर है ना, सरकारी लेटर है, ये कोई ऐसे गढ़ा गया फॉर्मेट नहीं है, ये असली पत्र है। असली पत्र को हमने यहाँ पर स्कैन करके लगाया हुआ है, तो इसमें तो नाम दिया है क्योंकि ये वास्तविक है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क ख ग, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोड लिखना है, बस नाम नहीं लिखना है। नाम उसी परिस्थिति में लिखेंगे जब कहा जाए, मतलब नाम दिया जाए। आयोग ने नहीं दिया है तो आपको यही करना है। उसके बाद पदनाम लिखेंगे, उत्तर प्रदेश शासन या जिस विभाग से आप संबद्ध हैं उस विभाग का अपना यहाँ पता लिख देंगे। फिर सेवा में जिसको भेज रहे हैं उसका आप यहाँ पर हो जाएगा। ये जो प्रेषक होता है ना, ये भेजने वाला व्यक्ति होता है, और सेवा में जिसको हम लिख रहे होते हैं ये प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, रिसीवर होता है, और इसी को कहा जाता है प्रेषिती। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेषिती, प्रेषक और प्रेषिती। जब पत्र लेखन वाला प्रश्न सामने दिखे तो सबसे पहले आपको यही खोजना है कि प्रेषिती कौन है, किसको भेजा जा रहा है, किसको प्राप्त होगा, और प्रेषक कौन है। ठीक है। अब इसके बाद नियुक्ति अनुभाग अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अनुभाग भी काल्पनिक है। ये 2-1 नंबर जो है ना, इसको आप अपनी कल्पना के आधार पर डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि ये ओरिजिनल लेटर। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो 10 नंबर में से कोई भी नंबर आपका इसके लिए नहीं कटेगा। हाँ, स्थान आपको लिखना होगा, दिनांक लिखना होगा। तो सीधी बात है कि जब उत्तर प्रदेश शासन के जो विशेष सचिव हैं वो जारी कर रहे हैं तो सारा मामला लखनऊ से हैंडल होता है, इसमें सोचना ही नहीं है, राजधानी है अपनी, तो सीधा लखनऊ आप डालेंगे और दिनांक जो है उसको कल्पना से अपनी डाल लीजिएगा। परीक्षा की तारीख वाला दिनांक मत डालिएगा, थोड़ा पीछे का डालिएगा, या तो पिछले साल का डाल दीजिए, बहुत पीछे का भी नहीं, 2024 का, नहीं तो 2025 का, जनवरी इत्यादि का ले लीजिएगा। कल्पना है इसमें। हाँ, ये है कि दिनांक जो आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को आप आगे भी इस्तेमाल करेंगे इस पत्र की तारीख के लिए। अब इसके बाद हमें विषय लिखना होता है। विषय में जो पत्र लेखन के लिए आपको प्रश्न दिया गया है उसी प्रश्न का मूल मंतव्य, मतलब मूल मकसद जो है वो लिख देना होता है। उसमें कहा गया होता है ना कि इस विषय पर आप पत्र लिखिए, तो वही जो विषय है उसको कम से कम शब्दों में एक स्टेटमेंट बनाकर हमें लिखना होता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो A4 साइज का पन्ना आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आयोग की दी हुई कॉपी है, विषय आपका एक ही पंक्ति में एडजस्ट हो जाए, ये प्रयास होना चाहिए। अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपका जो फॉन्ट साइज है, आप हाथ से लिखेंगे ना, छापा हुआ ये है, तो छापे हुए से क्या तुलना है। हाथ की जो लिखावट होती है अक्षर बड़े ही होते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो साफ तो होता है, देखने में स्पष्ट होता है, लेकिन पत्र लेखन के मामले में थोड़ा सा अपने फॉन्ट साइज को कम कर लीजिएगा,
एकदम मच्छर के आकार का भी नहीं लिखना है और एकदम हाथी के साइज का भी नहीं लिखना है, मध्यम लिखिए। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा मध्यम आपका एक औसत दायरे में रहेगा, तो आपके शब्द भी ज़्यादा अटेंगे, स्वच्छ भी रहेगा। फॉन्ट साइज कम करने का मतलब एक में एक नहीं मिला के लिखना है, शब्दों के बीच में दूरी दीजिएगा, लेकिन जो शब्दों का साइज है उसको घटाइएगा, ये कहने का मतलब है। हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो उससे उसका परिणाम ये होगा ना कि सारी चीज़ें आपकी सही तरीके से सेट हो जाएंगी, आपका पत्र बैलेंस खोएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आधा इधर भाग रहा है आधा उधर भाग रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सरकारी पत्र हो या कोई भी पत्र हो, लिखने का एक अनुशासन होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, जरा इस चीज़ को ध्यान से देखिए, भले ही ये प्रिंटेड है, टाइप किया हुआ है, लेकिन इसमें एक जहाँ से ये पंक्ति शुरू हो रही है, जैसे प्रेषक लिखा है, सेवा में लिखा है, जहाँ से ये शुरू हुआ है वहीं से ये भी शुरू हुआ है। जहाँ पर हमने ये पूरा पद नाम और नाम इत्यादि लिखा है वहीं से नीचे प्रेषिति का भी है, एकदम वही सीध है। तो ये सीध मिला के आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और ये अभ्यास से हो जाएगा, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। नीचे भी वही हाल है। ये मैंने कहा कि भाई विषय जो है उसको आप एक स्टेटमेंट बना के कोशिश करिए कि एक लाइन में हो जाए, नहीं तो दूसरी लाइन में भी जा रहा है तो उसको आप विषय जहाँ आपने हेडिंग डाली थी वहाँ ना लिखकर, जैसे आपने यहाँ से शुरू किया है, ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ से शुरू किया है, तो आप क्या करेंगे, अगली जो पंक्ति आपकी बढ़ रही है, यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही है दाहिने साइड में, तो आप उसको उठा कर ले आइए, यहाँ से शुरू करिए। समझ रहे हैं, यहाँ से। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे आपके प्रेजेंटेशन में सुधार होगा। विषय के नीचे से मत लिखिएगा, नहीं तो पता लगेगा ना कि ये जो महोदय लिखा हुआ है इसी के सिर पर वो सवार हो जाएगा, मतलब सब एक में मिक्स हो जाएगा। ये लॉजिकल चीज़ है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नीचे वाला इसका मूल हिस्सा है, इसको कलेवर कहा जाता है। कलेवर मतलब इसका मूल शरीर, मेन बॉडी। तो इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ आप थोड़ा सा दूरी बना के शुरू करेंगे। महोदय के बाद एक क्वामा दिया, क्वामा लगाना होता है। अच्छा, क्वामा कहाँ कहाँ लगा है वो देखिए। निदेशक क्वामा, ठीक, पेंशन निदेशालय क्वामा, इंदिरा भवन क्वामा, लखनऊ, और फिर पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई। तो हमें हर चीज़ के बाद क्वामा लगाना है। हर चीज़ का मतलब ये हुआ कि आपका पद नाम हो गया, फिर एक क्वामा लगा दिया। कहाँ के आप पदाधिकारी हैं, आपका जो विभाग है, आपका जो ऑफिस का एड्रेस है, उसके बाद क्वामा लगा दिया। आपका ऑफिस यानी जो निदेशालय है वो असल में है कहाँ, तो इंदिरा भवन में है, क्वामा। और इंदिरा भवन कहाँ पड़ता है, जिला क्या है, तो लखनऊ है। यानी जितनी चीज़ों को हमें सेपरेट करना था, बीच में हमने ऐसे क्वामा 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 लगा दिया, तो ये क्वामा लगेगा। और ऊपर भी लगा हुआ है, ये देखिए, नाम के बाद पदनाम से पहले क्वामा, फिर पदनाम के बाद ये सचिव कहाँ के हैं, तो उत्तर प्रदेश शासन के हैं, और अंत में हम एक पूर्ण विराम अवश्य लगाएंगे। ये पूर्ण विराम आपको लगाना है, इससे ये पता चलेगा कि मैंने वहीं पर बात को खत्म कर दिया, यानी ये जो प्रेषक की जानकारी है ये समाप्त हो चुकी। तो ये कुछ अनुशासन संबंधी बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान देना चाहिए, ये बारीकियां चेक होती हैं। आप ये मत समझिएगा कि वहाँ कॉपियों का पुलिंदा होता है तो परीक्षक इन चीज़ों को नहीं देखता है, वो एक एक चीज़ को बारीकी से देखता है, ठीक है। उसके बाद जो पत्र का मूल कलेवर है, ठीक है, सरकारी पत्र का प्रारूप एकदम सीधा होता है, वो आप जान ही रहे हैं कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ जो अनुशासन की बात की जा रही है उसमें वही कहा गया, जैसे यहाँ पर था लाइनों को शुरू करने का, वैसे ही यहाँ भी नियम होता है। महोदय के बाद एक हल्का सा क्वामा लगाया, और उसके ठीक नीचे से, क्वामा जहाँ आपने लगाया है उसी के ठीक नीचे से अगली पंक्ति में, रूलदार पन्ना वहाँ होता नहीं है, प्लेन पेपर होता है, तो नीचे से अगली पंक्ति में आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये नहीं कि महोदय के ठीक नीचे से लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा हटकर, जैसे पैराग्राफ चेंज किया जाता है वैसे। और उसके बाद इस लाइन को बढ़ाते हुए मतलब बात को कहते हुए आगे ले जाएंगे, आगे ले गए। उसके बाद एक दाहिनी ओर एक जगह आपकी होनी चाहिए, खासतौर पर हाशिया जहाँ बना हुआ है या आपने खुद से खींचा हुआ है, तो उससे थोड़ी सी पहले एकदम ले जाकर जो आपने हाशिया यानी मार्जिन खींचा है उसमें सटा मत दीजिएगा, थोड़ा सा आधे अक्षर का स्पेस छोड़ दीजिएगा, और वहाँ पर अपनी पंक्ति को ख़त्म करिए। उसके बाद फिर वापस लौटिए। अब यहाँ पर आप करेंगे ये कि महोदय जो आपने संबोधन दिया है उसी के ठीक नीचे से सीध मिलाकर लिखना शुरू करेंगे। अब ये वाली जो सीध है आपकी बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप अपनी बात को ख़त्म नहीं करते। और एक चीज़ और है, यहाँ तो बात थोड़े में समाप्त हो गई। ये पेंशन वाला मामला था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी पत्र थोड़े विस्तृत होते हैं, उसमें डिटेल ज़्यादा होता है, तो फिर बात भी लंबी खिंचती है। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि पत्र की भाषा सहज हो और पत्र का आकार सीमित हो, बहुत ज़्यादा फैले ना, उसमें हमें पूरी राम कहानी नहीं लिखनी। लेकिन मान लीजिए कि मुद्दा ही कुछ ऐसा है, फैल रहा है,
तो बात को जब विस्तार मिल रहा है, इसमें कई सारे मतलब पूरा लंबा होता जा रहा है, तो आप इसको कई सारे पैराग्राफ में तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये पहला पैराग्राफ आपने एकदम जैसे बताया है वैसे लिख दिया, खड़ी पाई दे दी, ठीक। अब उसके बाद बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ ये पैराग्राफ चेंज करने की नौबत आती है वहाँ पर डाल दीजिएगा 2 नंबर, 1 नंबर नहीं डालेंगे। पहले पैराग्राफ के आगे पहला नंबर डालने की भूल मत करिएगा, ये परंपरा है, पत्र लेखन का ट्रेडिशन होता है, बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ है। मतलब जो लकीर खींची गई है उससे न जरा दाएं न बाएं, इस तरह की स्थिति होती है। तो यहाँ 1 नंबर या कोई नंबरिंग नहीं करनी है, इसको सिंपल पैराग्राफ के फॉर्मेट में पहले पैराग्राफ को लिखना है बिना कोई नंबर डाले, जैसे बताया था ठीक वैसे। और उसके बाद अब जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यहाँ 2 नंबर, फिर अगला अगर बनाते हैं तो वहाँ 3 नंबर पैराग्राफ चेंज करने से पहले, ऐसे नंबरिंग कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पत्र सुस्पष्ट, साफ सुथरा और सुबोध दिखाई देगा, समझने में आसानी होगी, कोई चीज़ खोजनी नहीं पड़ेगी। पैराग्राफ बदलने के भी अपने नियम हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकारी पत्र में कोई ऐसा मुद्दा है कि लंबा खींच रहा है, पैराग्राफ बदलने की स्थिति बन रही है, तो फिर आप ये देखिए कि पत्र का मूल विषय क्या था, माने किस समस्या को लेकर या किस चीज़ को लेकर पत्र को लिखा गया था। पहले पैराग्राफ में उस विषय की चर्चा की जाए, ठीक। पहला पैराग्राफ जो आप लिखें उसमें जिस व्यक्ति को आप पत्र भेज रहे हैं उस विषय से उसको आप परिचित कराइए कि ये मामला है। उसमें अगर कोई पुराने पत्र का संदर्भ लेना है तो उसको भी आप दे सकते हैं, संलग्न कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। ये संलग्न करने वाला मामला इतना खतरनाक नहीं होता है, कुछ भी अगर आप अटैच कर रहे हैं तो नीचे संलग्नक यथोक्त ऐसे लिख देंगे, काम हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर आप परिचित कराइए कि विषय असल में है क्या, मामला क्या है। उसके बाद जब मामला क्या है आपने बता दिया, तो यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करके 2 नंबर डाल दीजिए। अब ये लिखिए कि आप चाहते क्या हैं। मामला तो ये है, लेकिन आप उस व्यक्ति से क्या चाहते हैं जिसको कि आपने भेज रखा है ये पत्र, उसमें इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका है। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, जो चाहते हैं उसी के लिए निवेदन कर दीजिए कि आपसे ये अपेक्षा थी और अब आप इस पर मतलब संज्ञान में लेने का इसे कष्ट करें, या फिर कुछ जो भी बात कहनी हो उसको कह सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये समापन होता है। आमतौर पर 3 पैराग्राफ में काम निपट जाता है, चौथे की नौबत नहीं आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें लंबा खींचना नहीं होता है। तो यही है सरकारी पत्र का ढांचा, इसको विधि पूर्वक देख लीजिए। यही होता है, पत्रांक आपको काल्पनिक लिखना है और यहाँ अनुभाग इत्यादि अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं काल्पनिक, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, इसके लिए कोई नंबर नहीं कटेगा। स्थान दिनांक की एग्जैक्ट जगह यही होती है। कई बार आप देखते हैं कि ये स्थान दिनांक जो है बिखरा रहता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको दाहिनी तरफ लिखें। ठीक वैसे ही पत्रांक सही जगह इसकी दाहिनी ओर एकदम कोने में, पत्र के एकदम शीर्ष भाग पर दाहिनी ओर कोने में। अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप बीचों बीच भी लिख सकते हैं सबसे ऊपर, लेकिन बाईं ओर मत लिखिए, बाईं ओर इसके लिए सही स्थान नहीं होता है, नंबर कट सकते हैं। फिलहाल आगे चलें। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि स्थान और दिनांक यथोक्त है, तो इसमें कोई परिवर्तन हमें करना नहीं था, तो जो यहाँ पर हमने स्थान दिनांक दिया है वही उतार देंगे। अब इसको पूरा उतारने से अच्छा है कि आप यथोक्त लिख के काम चला लीजिए, यथा उक्त जैसा ऊपर कहा गया है। अच्छा, प्रतिलिपि किसको भेज रहे हैं, तो अब यहाँ पर एक बड़ा मैटर फंसता है कि प्रतिलिपि हम किसको भेज दें। यहाँ तो भाई हरिराम जी जो है उन्हें सूचना भेजना आवश्यक है, तो मामला सीधा था, तो उनको प्रतिलिपि भेजी जाएगी, क्योंकि जिसके पेंशन का मामला है उसी को नहीं पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ तो हरिराम जी को भेजा गया, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके प्रश्न के हिसाब से जो कॉपियाँ हैं वो कहाँ कहाँ जानी चाहिए, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? प्रतिलिपि प्रेषित, प्रतिलिपि या प्रतिलिपियाँ सूचनार्थ अनुपालनार्थ प्रेषित बाईं ओर, और उसके बाद आप 1, 2 और 3 ऐसे नंबर डाल के खाली डैश लगा के छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त नंबर नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप काल्पनिक प्रतिलिपियाँ बहुत सारे लोगों को यहाँ प्रेषित हुई है ऐसा भेज देंगे तो आयोग खाली इसी को देखकर खुश होकर नंबर दे देगा। वो असल में ये चीज़ें देखता ही नहीं है, वो बस इतना जानना चाहता है कि आपको सही जगह पता है या नहीं। वो देखेगा क्या, वो फॉर्मेट देखेगा आपका कि आपने सही बनाया है या नहीं, उसके बाद इस बात को देखेगा यहाँ पर आपने बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है, कितने सहज तरीके से कहा है, और वो भी उस परिस्थिति में जब आप सही में एक अधिकारी अभी नहीं है, आप एक सामान्य कैंडिडेट हैं, तब आपकी जो प्रशासनिक समझ है वो कितनी अच्छी है, वो चीज़ यहाँ से चेक होती है। तो इसमें आपने कितनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है वो जांचा जाता है, और नंबर असल में उसी चीज़ के मिलते हैं। बाकी जो तामझाम है उसमें सिर्फ फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। तो लोग फालतू में इस फजीयत में पड़ जाते हैं, इस समस्या में उलझे रहते हैं कि प्रतिलिपियाँ किसको भेजी जाए हमें पता ही नहीं।
तो अब प्रतिलिपियां ही नहीं पता है तो हम पूरा पत्र छोड़ देंगे। कई बार ऐसा होता है, कैंडिडेट जो है वो कॉपी में दोनों प्रश्न इसलिए छोड़ कर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें नीचे का जो पृष्ठांकन वाला हिस्सा है उसमें दिक्कत हो रही थी। अरे भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं है, खाली आपको ड्राफ्ट ऐसे खाली छोड़ देंगे तो भी चलेगा। हाँ, इसके बाद आप देखिए एक चीज़, जब आपने पत्र का पूरा जो मामला है उसको लिखकर क्लियर किया कि ये चीज़ उपलब्ध कराने का कष्ट करें, तो संलग्नक का उल्लेख जो है ना ये बाईं ओर किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, संलग्नक जो भी चीज़ है इसमें कहीं ना कहीं उसका उल्लेख होता है। जैसे अब यहाँ देख रहे हैं आपकी राष्ट्रीयकरण के जो प्रपत्र थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी 2 प्रतियां 2 कॉपी बनाकर उसे यहाँ पर अटैच किया गया है, नत्थी किया गया है। यानी जो मूल पत्र आप देख रहे हैं ना उसके साथ 2 ऐसे और कागज पीछे नत्थी होंगे, स्टेपलर से ऐसे पिन किया गया होगा, वो 2 कॉपियां होंगी असल में, तो उनका भी जिक्र पत्र में करना आवश्यक है। लोग पूछते हैं कि संलग्नक में क्या किया जाए, तो संलग्नक का उल्लेख अगर आप पत्र में कहीं कर रहे हैं कि ये फला चीज़, ये सूची, ये नियमावली हमने संलग्न की हुई है, तो उसका जिक्र आपको नीचे करना पड़ेगा। सारी बात समाप्त करने के बाद बाईं ओर, और उसमें कुछ और नहीं लिखना है, यथोक्त जैसा कि आपने ऊपर उल्लेख किया है वही चीज़। उसके बाद आप आ जाएंगे बाईं ओर, और बाईं ओर थोड़ा सा नीचे जाएंगे। ये नहीं कि संलग्नक की एकदम सीध में लिख दिया ना, थोड़ा सा नीचे 1 लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, भवदीय, और उसके बाद यहाँ पर क ख ग अ ब स, और जो आपका पद है उसको लिखें। अब यहाँ से मामला फिर प्रतिलिपियों वाला आता है, तो स्थान, संख्या, दिनांक ये यथोक्त वाला हो गया। प्रतिलिपि आपने यहाँ ऐसे सूचनार्थ, अनुपालनार्थ डाल दी, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दी। किसको भेजना है आपको पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए। और फिर एक बार नीचे आ जाइए, 1 लाइन का और मार्जिन दीजिए। प्रतिलिपियों के लिए इतना स्पेस आपने दे दिया, मान लीजिए इधर तक जा रही है, कोई हर्ज नहीं, उसके लिए पर्याप्त जगह आपने दे दी। अब उसके बाद 1 लाइन की जगह छोड़ने के बाद, अब जैसे आप यहाँ इस पत्र को देख रहे हैं तो इसमें प्रतिलिपि वाली बात यहीं खत्म हो गई, तो उसके बाद लगभग 1 लाइन का, माफ कीजिएगा थोड़ी लाइन तिरछी हो गई, 1 पंक्ति का इसमें रफ मार्जिन है बीच में। ऐसा नहीं किया गया है कि प्रतिलिपियों की एकदम सीध में ही आज्ञा से लिख दिया गया है, थोड़ा सा नीचे जाके लिखा गया है। ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो कि आपके नंबर काटती हैं। और उसके बाद चूंकि प्रतिलिपियां बिना आपकी मर्जी के नहीं भेजी जा सकती हैं, आप एक सक्षम अधिकारी हैं, पत्र को आप ही भेज रहे हैं, और उसकी प्रतिलिपियों को प्रेषित करवाने या न करवाने का अधिकार किसके पास जानी चाहिए, वो भी आप ही के पास है। तो आपको एक बार परमिशन देनी पड़ेगी। अब या तो आप खुद परमिशन दें, और नहीं तो आपके जो कनिष्ठ हैं, आपसे जूनियर, वो इस चीज़ के लिए नियुक्त किए गए हैं कि भाई प्रतिलिपियों को तैयार करके उसके लिए एक आज्ञा जारी कर दीजिए। कई बार क्या होता है, सचिव ही हस्ताक्षर नीचे भी कर देते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर धनंजय शुक्ला जी से खुद हस्ताक्षर करवा सकते हैं, यानी प्रतिलिपियों को भी उन्हीं से प्रेषित करवा सकते हैं। लेकिन उनके पास ये समय नहीं रहा होगा, वो कई अन्य कामों में व्यस्त रहे होंगे, और बहुत सारे विभागीय दावपेच होते हैं, वो कोई एक चीज़ नहीं होती है। जो लोग इस ग्रुप में इस तरह की चीज़ों से परिचित हैं वो बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पर आप अनुसचिव के हस्ताक्षर करवा सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो मुख्य सचिव से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माफ कीजिएगा विशेष सचिव से भी करवा सकते हैं, दोनों हो सकता है। मतलब मेरा ये सिर्फ कहने का है कि ये चीज़ यहाँ भी लिखी जा सकती है, उसमें कोई पाप नहीं लग जाएगा और न गलत हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। और नहीं तो एक कनिष्ठ से करवा सकते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया है। तो ये सरकारी पत्र का फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट है और उस पर एक बकायदा सरकारी पत्र लिखा गया है, और उसे आप यहाँ देख रहे हैं और लंबे समय से देख रहे हैं। ध्यान यही रखना है कि पत्र को ध्यान से पढ़िए। पत्र का मतलब प्रश्न जो आपको पत्र लिखने के लिए दिया गया है, आयोग ने दिया है या मॉक टेस्ट में दिया गया है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आपको अधिसूचना जारी करनी होगी, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जो प्रश्न दिया गया है उसमें अधिसूचना जारी करवाने की मंशा होगी, तो वहाँ अधिसूचना लिखा रहेगा, या सूचित करिए जनसाधारण को, ऐसा लिखा रहेगा, तो प्रश्न को पहचानना आसान हो जाएगा। परिपत्र प्रेषित करिए, ये साफ साफ लिखा रहेगा। और नहीं तो फिर आप प्रश्न को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको ये आभास होगा कि निर्देश जारी किया गया है, वो भी एक समूह को, तो उस परिस्थिति में भी सर्कुलर होता है, वो भी परिपत्र होता है। मतलब आप एक सक्षम अधिकारी हैं और आप एक पूरे झुंड को, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाधिकारी, समस्त चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, इस तरीके से समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, और आप एक तरफी बात कह रहे हैं, मतलब आपको एक आदेश, एक निर्देश जारी करने की बात की गई। लेकिन दिक्कत यह है कि वो आदेश या निर्देश जो है वो एक कार्यालय तक सीमित नहीं है, कई सारे विभाग और कार्यालयों में फैला हुआ है। तो फिर उस परिस्थिति में वो जो फॉर्मेट होगा वो सर्कुलर का होगा, सरकारी परिपत्र का होगा, ठीक है। और बाकी विज्ञप्ति इत्यादि आप जानते ही हैं। बाकी और जितने पत्र के प्रारूप हैं, मतलब किसी भी तरह का पत्र आपको दे दिया जाए, तो उसके लिए आपको सरकारी फॉर्मेट बना देना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा,
इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये देखिए अर्ध सरकारी पत्र, इसमें बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा जाए। वैसे तो ये बिल्कुल सीधा होता है, इसमें कोई तामझाम नहीं। बाकी पत्रों में ये बड़ी स्ट्रिक्ट बाउंडेशन रखी जाती है कि भाषा आपकी एकदम संयत होनी चाहिए, कोई उसमें व्यक्तिगत चीज़ का आभास नहीं होना चाहिए, कोई हालचाल पूछने जैसी प्रवृत्ति नहीं, बड़ा संभल संभल कर लिखना होता है। लेकिन अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं ये उन चीज़ों से मुक्त होते हैं, बिल्कुल मित्रवत साधारण तरीके से, जैसे आप सामान्य दोस्त मित्र को पत्र लिखते हैं वैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, आप खुद सोच कर देखिए, जैसे आपको पत्र लिखना हो तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आप जैसे लेटर लिखते हैं, क्या अपने दोस्त को भी वैसे ही लिखेंगे, या अपने पिताजी या अपने परिवार वालों को भी, अगर अब तो पत्र का ही समय खत्म हो गया है, लेकिन मान लीजिए लिखना हो तो क्या वैसे ही लिखेंगे कि सेवा में पिताजी महोदय, उसके बाद फिर विषय डालेंगे कि मुझे आपसे इस विषय पर बात करनी है? ऐसे नहीं किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं ये आत्मीय शैली के होते हैं। जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसे आप अपना मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, मित्रवत होते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं होती है, फॉर्मेलिटी इसमें से 0 निकाल दीजिए। और भेजे किस लिए जाते हैं? तो भेजने का मूल उद्देश्य होता है कि कोई बहुत ज़रूरी मामला है। अब यहाँ शासकीय स्तर पर यह काम हो रहा है, भले ही इनकी शैली मित्रवत है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं है, इनका जो व्यवहार है ये पारिवारिक स्वजन, मतलब अपने लोगों जैसा व्यवहार यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन मामला तो प्रशासनिक है। तो कोई ऐसा प्रशासनिक क्षेत्र का ऐसा मामला है जिसको कि हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, मतलब पूरा सबको चिल्ला चिल्ला के, पूरे विभाग भर को, पूरे मंत्रालय को, कार्यालय को हम नहीं बताना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई एक खास व्यक्ति है उस विभाग में और उसी तक ये बात पहुंचे, और उसे हम विश्वास में लेकर जो हम चाहते हैं उसके लिए मनवा सकें या फिर उससे अनुरोध कर सकें। तो इसलिए इन पत्रों को प्रेषित किया जाता है। ठीक, मतलब जैसे आप एक विभाग के अधिकारी हैं, दूसरा जो आपका समकक्ष अधिकारी है वो दूसरे विभाग में कार्यरत है, दूसरे विभाग में उसे दायित्व मिला हुआ है। आपने किसी खास मुद्दे पर, जो कि आपके विभाग और उसके विभाग से दोनों से संबद्ध था, दोनों का एक दूसरे से लेना देना है, तो आपने क्या किया, उसे एक डेमी ऑफिशियल लिख दिया और उससे ये व्यक्तिगत अनुरोध किया कि ये मामला जो है इसको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ। ये एक तो ये संवेदनशील या गोपनीय मामला हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है, अर्ध सरकारी पत्र को लिखने का एक ये भी उद्देश्य होता है कि मान लीजिए कि सरकारी स्तर पर बहुत सारे लेटर किसी विभाग में प्रेषित किए गए। ठीक है, आप एक डिपार्टमेंट के हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरा जो अमला है, सरकारी विभाग है, वहाँ पर आपने बहुत सारे सरकारी पत्र और परिपत्र इत्यादि भिजवाए, लेकिन वहाँ उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा होता है सरकारी दफ्तरों में, उसको ऐसे फाइल में रख दिया गया कि अच्छा रिसीव हो गया, लेकिन असल में उस पर जैसी अपेक्षित कार्रवाई होनी चाहिए थी, आप चाहते थे, वो होती हुई नहीं दिखाई दे रही। मामला लटकता जा रहा है और जनहित का मामला है, उसमें तत्काल एक्शन जरूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? पहले तो रिमाइंडर लगाएंगे। ठीक है, पत्र के साथ रिमाइंडर लगाएंगे। अब कुछ लोग इस फेर में रहते हैं कि भाई अनुस्मारक तो हमारे सिलेबस में ही नहीं। अनुस्मारक किसी के सिलेबस में नहीं होता है। अनुस्मारक सिलेबस में क्यों होगा? ये तो पत्र के साथ जुड़ी हुई चीज़ है ना। सरकारी पत्र जब आप लिखते हैं दोस्तों, पीछे आपने देखा है इसको, प्रारूप को, है ना, तो सरकारी पत्र के साथ ही ये अटैच होती है अनुस्मारक। इसमें कोई अलग से ये पत्र का प्रारूप नहीं है। रिमाइंडर जब भी आपको लगाना रहे, अगर आप और कुछ नहीं जानते हैं तो आप दाहिनी ओर अनुस्मारक संख्या 1, अनुस्मारक संख्या 2 ऐसे करके डाल दीजिए, बस हो गया। और बाकी वही बात उतार दीजिए, तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। और थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर कर सकते हैं, तो बात यहाँ पर जो कही गई है उसको आप अब इस लहजे में लिखिए कि आपको हम याद दिला रहे हैं कि ये बात आपको कही गई थी और आपसे सूचना भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने भेजा नहीं, इसलिए आपको याद दिलाने के उद्देश्य से ये रिमाइंडर भेजा जा रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें कह देंगे। तो अनुस्मारक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और ये इस भ्रम में मत रहिएगा कि आयोग आपको नहीं दे सकता है। मैंने एक मॉक टेस्ट में अनुस्मारक लगाया था, मतलब लिखने के लिए कहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि भाई पहले एक शासकीय पत्र अपनी ही मर्जी से लिखिए, जो आपको उदाहरण याद आ रहा हो सरकारी लेटर का, उसको पहले लिखिए और उसी शासकीय पत्र को अनुस्मारक के रूप में परिवर्तित करिए। यानी पहले पत्र लिखकर उसी पर रिमाइंडर आपको लगाना था। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलतफहमी में पड़ गए, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। अनुस्मारक सिलेबस का हिस्सा नहीं, दिखाई नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन असल में ये हर जगह मौजूद होता है। तो मान लीजिए वहाँ हम अर्ध सरकारी की बात कर रहे थे, तो अर्ध सरकारी पत्र भेजने की नौबत कब आई? जैसे मान लीजिए कि आपने अनुस्मारक एक बार भेज दिया रिमाइंडर, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर जो सरकारी विभाग है वो बड़ा ठंडा सुस्त है। फिर से आपने रिमाइंडर भेजा, तब भी नहीं सुना गया। फिर तीसरी बार भी आपने रिमाइंडर भेजा, कोई उधर से हलचल नहीं हुई, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास रास्ता वो रिमाइंडर वाला खत्म हो चुका है, कितनी बार आप भेजेंगे? उसकी भी हद होती है।
हालांकि ऐसी नौबत नहीं आती है, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है, तब आप उस कंडीशन में डेमी ऑफिशियल लिखेंगे। किसको लिखेंगे? अपने ही समकक्ष उस विभाग के सक्षम अधिकारी को लिखेंगे कि भाई इतना रिमाइंडर और इतने सरकारी पत्रों के बाद भी आपका डिपार्टमेंट सचेत नहीं हो रहा है, तो अब मुझे आपसे व्यक्तिगत आग्रह करना पड़ रहा है, आपको मैं अपना मित्र मानकर ये डेमी ऑफिशियल लिख रहा हूँ। तो अब डेमी ऑफिशियल यानी जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, इनका तरीका कैसा होता है? तरीका ये है कि ये मित्रवत है, एक व्यक्ति भेज रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। ये व्यक्ति स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर भेजे जाते हैं। सरकारी पत्र क्या है? वो एक पदाधिकारी की हैसियत से, मतलब एक पद, एक पोस्ट जो है वो दूसरी पोस्ट को भेजती है, वहां व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं इत्यादि का जो संबोधन है उसको मना किया जाता है कि मैं का प्रयोग मत करिए। लेकिन यहां पर आप मैं का प्रयोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल खुल कर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये गोपनीय होते हैं। गोपनीय इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ने पोस्ट किया, दूसरे ने पढ़ा और जेब में रख लिया। अब उसको जो कार्रवाई समझ में आई वो उसने की, लेकिन वो पत्र सार्वजनिक नहीं हुआ। सार्वजनिक तभी होगा जब उसमें कोई जनहित का मामला होगा, मतलब ऐसा जनहित का मामला जिसको कि जनता को भी जानना आवश्यक है, तभी वो डेमी ऑफिशियल सार्वजनिक होगा, अदरवाइज नहीं। बहुत से जनहित के मामले ऐसे होते हैं जो कि जनता को नहीं बताए जाते हैं, उनके लिए उस एक्शन को ले लिया जाता है, मतलब जो उनके लिए सही होता है, लेकिन कई बार सूचित करना आवश्यक होता है, तो उसका संदर्भ तब बाहर दिखाई देता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि डेमी ऑफिशियल यानी अर्ध सरकारी पत्र जो हैं वो बाकी पत्रों की तुलना में आपको कम दिखाई देते हैं, मतलब उदाहरण उसके कम मिलते हैं आपको। ज़्यादातर काल्पनिक उदाहरण होते हैं, ओरिजिनल जो डेमी ऑफिशियल लेटर हैं वो विरले ही दिखाई देते हैं, उनकी संख्या बहुत सीमित होती है, होती तो है ही है। जो सार्वजनिक हो जाते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन रेयर होते हैं। और जो किताब में छपते हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपना मनमाना फॉर्मेट अख्तियार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये है असली डेमी ऑफिशियल लेटर, असली। ये कहीं किसी किताब से नहीं लिया गया है और न हमने अपने मन से गढ़ा है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। आवश्यकता रही होगी कि इसको सार्वजनिक किया जाए, या किसी और वजह से ये जेब से निकलकर पब्लिश हो गया, तो ये छप गया है, इंटरनेट पर उपलब्ध। अब ये पंजीकृत फैक्स के माध्यम से भेजा गया। इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में उत्तर प्रदेश शासन की सरकार की सील बनी हुई है, ये मछली वाला सिंबल, इससे आप परिचित हैं। और भेज कौन रहा है? तो भेज रहे हैं यहाँ शुभ्रांत कुमार शुक्ल जी, जो कि पीसीएस अफसर हैं, स्टाफ ऑफिसर के पद पर हैं, ठीक, इनके सौजन्य से भेजा जा रहा है। और इनका जो कार्यालय इत्यादि है वो कहाँ पर है? तो ये राजस्व परिषद में है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। फोन नंबर इत्यादि अगर आप चाहें, ये टोटल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। फ़ोन वगैरह अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि परिषद, मतलब जो विभाग है, जिस विभाग का अधिकारी इस पत्र को लिख रहा है, प्रेषित कर रहा है, तो उस विभाग का नाम और उस विभाग का एड्रेस यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर पंजीकृत आप लिख कर छोड़ सकते हैं, नहीं तो फैक्स भी साथ में लिख सकते हैं। ये ऊपर से बाद में पेन से लिखा गया है। पत्र को भेजने का जो माध्यम रहा होगा ना, ये टाइप नहीं है इसमें, ये ऊपर से लिखा गया है। मतलब ये नहीं कि हमने लिखा है, जिसने भेजा होगा या भिजवाया, जिस सौजन्य से गया होगा, वहाँ से लिखा गया है। तो चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। ये टोटल आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। पत्र का माध्यम, मतलब भेजने का माध्यम कैसा था, ये बताया गया, छोड़िए उस चीज़ को। अब यहाँ देखिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला हिस्सा इसमें महत्वपूर्ण होता है। जो भेज रहा है प्रेषक, उसका आता पता यहाँ बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर एकदम कोने में, सही जगह है, और बीच में ये सील होती है, मुहर होती है। तो अब यहाँ भी देखने में आता है, कुछ कैंडिडेट जो है वो बकायदा डिजाइन बनाने लगते हैं कि भाई 3 धाराएं हैं, गंगा यमुना सरस्वती, ऊपर धनुष बाण भगवान राम, 2 मछली है, मुस्लिम शासन का प्रतीक, तो सब हम बनाकर दम लेंगे। बकायदा वो डिजाइन एकदम बना देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने 10 मिनट इसमें खराब किया। उससे अच्छा है आप खाली गोला बना दीजिए, बीच में लिख दीजिए मुहर, काम खत्म हो जाएगा। बस आपको जगह दिखानी है कि कौन सी जगह पर क्या रहेगा। अच्छा, काम की चीज पर आते हैं। तो अर्धशासकीय पत्र संख्या, ध्यान दीजिएगा कि जो विभाग का आता पता है वो ऊपर रहेगा, उसके बाद तब अर्धशासकीय पत्र संख्या है। यहाँ गोपन लिखा है, तो गोपन का मतलब है कि ये पत्र गोपनीय था, लेकिन सार्वजनिक कैसे हुआ ये विभाग ही जानता है। अच्छा, इसके बाद ये नंबर लिखा है, दिनांक लिखा है। दिनांक आप काल्पनिक, जैसा कि आपको पीछे बताया था, वैसे डाल दीजिएगा। अब आप चाहें तो ये जो अर्धशासकीय पत्र संख्या है, खाली अर्धशासकीय पत्र संख्या, इसको आप बीच में ऊपर भी लिख सकते हैं। जहां पंजीकृत फैक्स लिखा है ना, एकदम शीर्ष, यहां पर भी लिख सकते हैं इस चीज को। और ये संख्या, जैसा कि आपको पीछे भी बताया, ये टोटल काल्पनिक होती है, मतलब हमारे लिए काल्पनिक होती है, विभाग के लिए तो इसका अपना मतलब है, वहां सही होती है। लेकिन आप जैसे आप यहाँ डाल सकते हैं, आप C75 डाल दीजिए, यहाँ कुछ और नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर आप 24-25 डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कल्पना आधारित है, क्योंकि आप वहाँ शामिल तो है नहीं, आप सिर्फ बाहर से लिख रहे हैं। उसके बाद आप संबोधन देखिए। अच्छा, आप अब देखिए, यहाँ विषय इत्यादि नहीं है,
कुछ लोग विषय लिखते हैं, और बहुत सी किताबों में फॉर्मेट जो है उसके अंदर विषय लिखा होता है, ज़्यादातर किताबों में है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि विषय मत लिखिए, डेमी ऑफिशियल में विषय नहीं लिखा जाना चाहिए। और ये जो पत्र लेखन का मामला है ये टोटल परंपरागत होता है, ट्रेडिशनल तरीके से इसमें काम होता है। तो एक परंपरा में जो हमने तय किया हुआ है उसी पर चलना चाहिए। बहुत बार सरकारी स्तर पर जो अर्धशासकीय पत्रों का लेन देन होता है उसमें भी विषय इक्का दुक्का, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इक्का दुक्का दिख जाता है। लोग कहते हैं कि देखिए ओरिजिनल डेमी ऑफिशियल है, इसमें विषय लिखा हुआ है, लेकिन विषय भरसक नहीं लिखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि पत्र की प्रवृत्ति कैसी, पत्र कैसा है। एक व्यक्ति भेज रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है और मित्रवत है। आप अपने मित्र से क्या विषय बताकर बात करते हैं? टॉपिक आप पहले उसको बता देंगे कि ये हमारा टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे नहीं होता, सामान्य तरीके से आप अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है, विषय नहीं लिखा जाता है, वो इसकी औपचारिकता को दर्शाने लगेगा, मतलब इसमें फॉर्मेलिटी घुस जाएगी जो कि नहीं चाहिए। सीधा संबोधन दीजिए, प्रिय महोदय, प्रिय श्री महोदय, और उसके बाद सीधे सीधे आप अवगत हैं ये चीज़ है, और मतलब जितना मामला है उससे उसको अवगत करा दीजिए। भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए? तो सहज भाषा होनी चाहिए, मित्रता का उसमें झलक एक पुट होना चाहिए, और भाषा एकदम मशीनी नहीं लगनी चाहिए। मशीनी का मतलब जैसे ऑफिशियल लेटर में था उसमें एकदम हम नपा तुला लिख रहे थे, तो वैसे नपा तुला नहीं, हम थोड़ा विस्तार से भी कह सकते हैं, मतलब पैराग्राफ का साइज हल्का सा बड़ा भी हो सकता है। बाकी इन नंबरों को देखकर परेशान नहीं होना है। यहाँ पर जो पत्र संख्या का उल्लेख किया है उसमें आप कोई भी काल्पनिक संख्या भर सकते हैं, और उसके बाद पूरा आप एक पैराग्राफ में बात को कह दीजिए। संलग्नक अगर आपने कोई जिक्र किया है यहाँ पर तो उसका उल्लेख यहाँ कर दीजिए। संलग्नक की जगह हमेशा की कब होती है? जब हम पूरे पत्र की बात को लिखकर खत्म करते हैं, तो उस मूल पैराग्राफ के ठीक नीचे बाईं ओर कोने में संलग्नक यथोक्त। अब यहाँ ये नहीं लिखना है कि क्या संलग्नक है, वैसे आप देख लीजिए यहाँ क्या संलग्नक रहा होगा। कहा गया है कि वार्षिक प्रविष्टियां देय हो गई हैं, वार्षिक प्रविष्टियों को पूर्ण कराए जाने के उद्देश्य से परिषद के अर्ध सरकारी पत्र संख्या इतना इतना का विस्तृत दिशा में, मतलब उसमें जो विस्तृत दिशा निर्देश है उसको निर्गत किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर जो संलग्न प्रारूप है, मतलब परिषद के अधिकारियों को जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका एक प्रारूप यहाँ पर संलग्न किया गया है। तो संलग्नक आपने जो भी उल्लेख किया है उसके लिए यहाँ पर जगह आपको बनानी पड़ेगी। अगर संलग्नक नहीं उल्लिखित है तो फिर कोई बात ही नहीं। उसके बाद सादर, सादर मतलब आदर सहित, और भवनिष्ठ। अच्छा बताइए भवनिष्ठ का मतलब क्या होता है? ये भवदीय भवनिष्ठ, हालांकि अगले लेक्चर में इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन अभी के लिए बताइए। उसके बाद शुभ्रांत कुमार शुक्ल, तो आप यहाँ नाम मत लिखिएगा, जैसा कि आपको पहले बताया गया, अ ब स क ख ग, इस तरह से कोडिंग कर दीजिएगा। तो ये है अपना एकदम सीधा साधा डेमी ऑफिशियल लेटर। इसका फॉर्मेट बहुत ध्यान से देख लीजिए, यही इसका फॉर्मेट है, इसमें जरा भी तब्दीली नहीं। इसको एकदम अचूक मान के तैयार कर लीजिए, ये ओरिजिनल है और लिखा ऐसे ही जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये एक नमूना देखिए, इसमें थोड़ा सा चीज़ें दाएं बाएं हो गई हैं, तो इसको अब सेट कर लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप इधर कर लीजिए, ठीक, यहाँ कोने दाहिनी ओर। और जैसा कि मैंने कहा अर्ध सरकारी पत्र संख्या, आप जैसे इस वाले में आप देख रहे हैं कि अर्ध सरकारी पत्र संख्या जो विभाग का पता है उसके नीचे दी गई है ना। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको ऊपर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पत्र संख्या ऊपर भी हो सकती है, और ये जो आपने अता पता लिखा है इसके नीचे भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा सही ये होगा, वैसे तो उस ओरिजिनल लेटर में नीचे लिखा था, ज़्यादा सही ये होगा कि अर्ध सरकारी पत्र संख्या को आप बीच में ऊपर एकदम शीर्ष पर लिख दीजिए। और बीच में अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि उसके नीचे आप मुहर बनाएंगे, तो आप दाहिनी ओर सबसे कोने ऊपर लिख दीजिए, वो भी ठीक, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिनांक इत्यादि नीचे लिखिएगा, और बाकी तो फॉर्मेट वही है जो आपने देखा था वहाँ पर, वही चीज़ यहाँ भी है। अच्छा, एक सबसे ज़रूरी चीज़ तो छूट ही गई। यहाँ तो ये जो पत्र आप देख रहे हैं ना, ये कट गया है, यहाँ से स्कैन हमने किया था और ये यहीं तक रह गया है। भवनिष्ठ किसको भेजा गया ये तो रह ही गया इसमें, है ना, वो यहाँ पर था, आप देख रहे होंगे यहाँ अक्षर थोड़े थोड़े बचे हुए। तो आइए जरा अगले वाले पत्र में इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। जो व्यक्ति भेज रहा है यानी जो प्रेषक है उसका आप यहाँ पर जिक्र करेंगे, यानी आप खुद आप ही भेज रहे हैं, मतलब अभी तो अधिकारी आप ही को माना गया है। तो क ख ग यहाँ पे कुलपति हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, तो उनका आता पता जैसे ठीक फॉर्मेट यहाँ पर आपने देखा था वही चीज़ है। बीच में बस मुहर के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है, तो उसको आप बना लीजिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा इस साइड में कर लीजिए। अच्छा, किसको भेजा गया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जिलाधिकारी महोदय जो है कानपुर नगर के, उनको भेजा गया है, क्योंकि यहाँ जो स्वर्ण जयंती या फिर रजत जयंती समारोह है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया है। तो
तो प्रिंसिपल या जो कुलपति है, प्रिंसिपल नहीं कहा जाएगा, कुलपति है, उन्होंने जिलाधिकारी को व्यक्तिगत आग्रह किया है और उसी के लिए ये डेमी ऑफिशियल लिखा गया है। ठीक है, तो जिसको भेजा जाता है अर्ध सरकारी पत्र, उसका उल्लेख सबसे नीचे, अपना हस्ताक्षर इत्यादि करके खाली हो गए, उसके बाद सबसे नीचे बाईं ओर होता है। ध्यान ये देना होता है कि अच्छा, ससम्मान को यहाँ कर दीजिए बीच में, ससम्मान भवनिष्ठ हस्ताक्षर क ख ग, ये हो गया, मतलब कुलपति का हस्ताक्षर यहाँ पर है, आप अपना मत करिएगा। और उसके बाद फिर एक लाइन का स्पेस आपको बीच में छोड़ना होगा। ये जो आपने ऊपर अपना पद नाम और हस्ताक्षर की जगह दी है ना, वहाँ से एक लाइन का मार्जिन छोड़कर बाईं ओर चले आना होगा और जिसको आप भेज रहे हैं उसका काल्पनिक नाम, पद नाम और अता पता देना होगा। तब जाकर ये डेमी ऑफिशियल कंप्लीट होगा। जैसा कि यहाँ पर है, ऊपर वाला जो डेमी ऑफिशियल है तो ओरिजिनल, लेकिन इसमें स्कैन करने में ये कट गया है। नीचे जो है ना, ये चीज़ रह गई है, प्रेषिति। यहाँ पर जो प्रेषिति है उसका आता पता होता है, इसके लिए यही जगह होती है। अब कुछ लोग पूछने लगते हैं कि तब इसमें प्रतिलिपियों के लिए कहाँ जगह छोड़ी जाए, तो प्रतिलिपियों की आवश्यकता ही क्यों है? अर्धशासकीय पत्र में प्रतिलिपि की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? ये सार्वजनिक नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जब चाहेगा, जिस व्यक्ति के पास ये रिसीव हुआ है वो चाहेगा तो ही पब्लिक इसे मतलब पब्लिकली इसे एक्सपोज करेगा या दिखाएगा। अदरवाइज ये एक ने भेजा, दूसरे ने पढ़ा, जेब में रख लिया, जो उसकी इच्छा हुई वो किया, ऐसा होता है। तो इसमें प्रतिलिपियां भेजने की बात ही नहीं आती है, तो इसीलिए प्रतिलिपियों के लिए जगह नहीं होती। ठीक है, तो विषय मत लिखिएगा अर्धशासकीय में, और जो फॉर्मेट है उसको याद रखिएगा। और व्यक्तिगत आग्रह की जहाँ व्यवस्था हो, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न आपने पढ़ा और आपको ये महसूस हो रहा है कि किसी एक पदाधिकारी के द्वारा, एक गजेटेड ऑफिसर के द्वारा कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा किसी दूसरे विभाग के गजेटेड ऑफिसर के साथ की जानी है, मतलब व्यक्तिगत आभास जहाँ पर आपको है तो सरकारी ही, लेकिन आपको लगे कि मतलब इसे पर्सनली भेजा जा रहा है, एक पर्सन जो है वो दूसरे को भेज रहा है, ऐसा आपको अगर महसूस हो रहा है, ये पढ़ने पर अंदाजा लग जाएगा, प्रश्न जब आप पढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में तब आपको डेमी ऑफिशियल फॉर्मेट को अपनाना होगा। ठीक है, ज़्यादातर तो आयोग अर्ध सरकारी पत्र इस विषय पर लिखिए ऐसे कह देता है, और नहीं अगर कह रहा है तो आपको ये पढ़कर परखना होगा, और परखा ऐसे ही जाएगा। आप ये देखिए कि प्रेषक प्रेषिति के बीच में वार्तालाप किस स्तर पर हो रहा है, विभाग या कार्यालय के स्तर पर हो रहा है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है किसी खास मुद्दे पर। ये प्रश्न को पढ़ने से अंदाजा लगेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो है वो अपना कार्यालय ज्ञाप का है, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप। तो यहाँ एक कार्यालय ज्ञाप का नमूना है। आदेश और ज्ञाप का नमूना लगभग एक जैसा होता है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है, और इसमें जो लिखने का तरीका होता है। अब ये जो कार्यालय ज्ञाप का उद्देश्य होता है, ये प्रयोजन क्या है, तो वही सूचना मांगने के लिए होता है। आमतौर पर सूचना देनी होती है या फिर सूचना मांगनी होती है। अब इसमें जो विभाग या मंत्रालय है या कर्मचारी है, उनको सूचना प्रदान करने का उद्देश्य आमतौर पर होता है, जो कि सबसे प्रचलित इसका है। किसके लिए होती है, तो मंत्रालयों के लिए हो सकती है, विभाग के अंदर की हो सकती है, कार्यालय के स्तर का हो सकता है, कर्मचारियों के लिए हो सकता है। ठीक है, कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किया हो सकता है। हाँ, मूल चीज़ इसकी भाषा होती है। भाषा ऐसी होती है कि उसमें आदेश का भाव नहीं होता है, मतलब आप ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा उस चीज़ को पढ़कर महसूस नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप मित्रवत शैली में बातचीत कर रहे हैं, व्यवहारिक, तो मित्र मान के भी आपको नहीं लिखना है और आदेश भी नहीं देना है। आपको करना है अनुरोध, कि आपसे ये चीज़ अनुरोध करके कही जाती है, मतलब अनुरोध किया जाता है। ठीक है, निवेदन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अनुरोध शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है। और अनुरोध शब्द भले ही इस्तेमाल आप न करें वहाँ पर, जैसी आवश्यकता है, जैसा पैराग्राफ आपका बना तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे ना, लेकिन लहजा वही होना चाहिए कि आप विनम्र अनुरोध कर रहे हैं। तो ये आपका कार्यालय ज्ञाप है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो स्वरूप है वो ऐसा होता है, जैसे कार्यालय आदेश आप देखते हैं बिल्कुल वैसे ही। इसमें क्या है कि विभाग, जिस विभाग के द्वारा, तो ये उत्तर प्रदेश शासन का जो कृषि अनुभाग है उसके सौजन्य से भेजा जा रहा है। उसके बाद जो पत्रांक है, यानी कार्यालय ज्ञाप की संख्या है, उसको लिखेंगे, फिर स्थान, दिनांक, ये दोनों लिखेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है, लिखा एकदम ऐसे ही जाता है। जिस विभाग के सौजन्य से जारी करना है वो, उसके बाद तब पत्र संख्या, और उसके बाद स्थान और दिनांक। फिर एक मोटी सी हेडिंग डालते हैं, मोटी का मतलब बहुत मोटी नहीं, लेकिन हाँ इस सामान्य जो फॉन्ट का साइज़ है उससे थोड़ी सी बड़े आकार की रहेगी तो उभरेगी। तो यहाँ आपने कार्यालय ज्ञाप हेडिंग डाली और उसके बाद सारी बात को कह दिया। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो कहा गया है कि जो अधिकारी महोदय हैं इनको निर्देशित किया जाता है कि वे नव तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करके कार्यभार प्रमाणक
मतलब आपने वहाँ पर पद अपना ग्रहण कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो उस प्रमाणक को शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कराइए, अगर ऐसा कहा जाता तो आदेश का भाव होता। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपसे अपेक्षा है कि आप ऐसा करेंगे, मतलब अनुरोध है। अनुरोध भी क्या है? कड़ा अनुरोध नहीं, कड़ाई से आपको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप इस काम को करेंगे। उसके बाद सीधी बात है, जिस व्यक्ति के माध्यम से जारी किया जा रहा है उसका दाहिनी ओर यहाँ आता पता जिक्र होगा, और फिर इनकी जो संख्या है, मतलब कार्यालय ज्ञाप की संख्या है, उसको यहाँ डाला गया और दिनांक साथ में। प्रतिलिपियाँ, आवश्यक कार्रवाई और सूचनार्थ प्रेषित। अब इतना सारा जो झुंड यहाँ पर दिया हुआ है, वो चीज़ आपको अगर न सूझ रही हो तो आप 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर डालकर आगे ऐसे डैश 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 लगाकर छोड़ सकते हैं, उससे कोई प्रभाव आपके नंबरों पर नहीं पड़ेगा। इतना आप कर सकते हैं। इसमें माथापच्ची करके, मतलब गलत लिखने से तो अच्छा ही है। आपको ये आइडिया नहीं है कि प्रतिलिपियाँ किसको भेजनी है, और आपने ऐसे ही काल्पनिक 2 4 लोगों को भेज दिया जिनका कि उस काम से कोई ताल्लुक ही नहीं था, आपको सही से ही नहीं पता है, तो वो गलत हो जाएगा, तो फिर उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब वो आपकी एक अपरिपक्वता को दर्शाने वाली चीज़ हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के खाली डैश, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, उसके लिए फ्रेम वहाँ पर छोड़ दीजिए बस। और उसके बाद फिर आज्ञा दिलवा दीजिए। आज्ञा आप विशेष सचिव से भी दिलवा सकते हैं जिन्होंने कि इस पत्र के लिए आज्ञा दी, और या तो आप संयुक्त सचिव से दिलवा सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। यहाँ भी वो ब्रजराज सिंह जो यहाँ पर हैं, देख रहे हैं, वही यहाँ भी हो सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आवश्यक नहीं है कि हम यतीन्द्र कुमार जी से हस्ताक्षर करवाएं, वो भी चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये काम इन्हें सौंप दिया, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो यही है, ये कार्यालय ज्ञाप का हो गया। और कार्यालय आदेश जो कि मूल रूप से आपको देखना है, ज्ञाप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। यहाँ पर ये जो क्रमांक डाला गया है ना, ये बाद में लिखा गया है, मतलब ये पेन से लिखा गया है, तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना देखिए, जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है उसको देखिए, बीच में इसको लिखा जाता है। ये सारा जो मैटर है, ना तो इसको दाएं ना बाएं, किसी और नहीं, एकदम बीचों बीच ऊपर लिखकर और एकदम बीच में ये कार्यालय ज्ञाप हेडिंग डालेंगे। और यही जो लहजा है ना, यही जो तरीका आप देख रहे हैं, यही कार्यालय आदेश का भी होता है। तो आइए अब कार्यालय आदेश को देखते हैं। हमने देखा कि कार्यालय ज्ञाप जो है, इसमें हम अनुरोध करते हैं, हम आदेश नहीं देते, न ही हम मित्रवत बातचीत करते हैं। लेकिन कार्यालय आदेश में क्या होता है, एक कार्यालय या एक विभाग के स्तर पर इसको जारी किया जाता है, और आमतौर पर एक बड़ा अधिकारी अपने कनिष्ठों को, जो उसके मातहत हैं, उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको संबोधित कर रहा होता है। तो जब भी कोई बड़ा व्यक्ति छोटे से बात करता है तो वो अनुरोध नहीं करेगा, वो सीधे ऑर्डर देगा कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। और वही लहजा यहाँ होता है। कार्यालय आदेश, जैसा नाम है वैसा काम है, यहाँ आदेश दिया जाता है। इसकी भाषा ही आदेशात्मक होती है। संचालन कैसे होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। कार्यालय आदेश का जो तरीका है ना, मतलब वरिष्ठ पद से कनिष्ठ पदों की ओर होता है। और एक साथ जब बहुत सारे कर्मचारियों को, जो कि उसी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी को सूचित करना है, तो उसी के लिए ये कार्यालय आदेश जारी किया जाता है सामूहिक रूप से। बड़ा अधिकारी अपने मातहतों को सूचित करने के लिए या कोई आदेश, सूचित का मतलब ये कि सूचना के रूप में आदेश होता है, तो वो आदेश उन तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। और ये पत्र लेखन का निहायत ही पुराना फॉर्मेट है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। सरकारी पत्र जितना पुराना है, अर्ध सरकारी जितना पुराना है, उतना ही पुराना कार्यालय आदेश भी है। तो संचालन की वही स्थिति है, और वही यहाँ थोड़ा अच्छी भाषा में कही गई है कि उद्गम बिंदु से नीचे की ओर, यानी वही वरिष्ठ से अधीनस्थ यानी कनिष्ठ की ओर जाती है। आदेश का संचालन सदैव एक आयामी होता है। भाई आप बड़े अधिकारी हैं, आप मान लीजिए कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, और अपने अधीनस्थ जितने हैं उन्हें, या मान लीजिए प्रधानाचार्यों के लिए आप दे रहे हैं, या कुछ ऐसा ही है, कोई ऐसा मुद्दा है, तो आप ये थोड़े ना अपेक्षा करेंगे कि वो आपको हाँ बताएगा कि हाँ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आपसे जवाब तलब करेगा। ऐसा कुछ नहीं। आपने कह दिया कि ये चीज़ होनी चाहिए, इस नियम को बना दिया गया है, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, आपने ऐसे बोल दिया, तो इसका मतलब है कि वो आपका ब्रह्म वाक्य हो गया। अब उसको लोगों को मानना ही है। नहीं मानेंगे तो फिर उस कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर वो नहीं मानता है। ठीक है, तो मानना ही मानना है, ये मानकर इसको जारी किया जाता है, एक तरफा होता है। और विषय वस्तु कैसी होती है, तो प्रोन्नति से जुड़ा मामला है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की प्रोन्नति हुई है, प्रमोशन हुआ है, या फिर उसको मतलब डिमोशन उसका किया गया है, उसका पद ही छीन लिया गया है, या उसका कहीं ट्रांसफर हो गया है, वेतन बढ़ा दिया गया है, या कोई अवकाश स्वीकृत कर लिया गया है, तो उस एवज में भी जारी किया जाता है। बहुत सारे मामले होते हैं जो कि कार्यालय या विभाग के अंदर चलते रहते हैं, कर्मचारियों के अंदर चलते रहते हैं, मतलब उनकी तनख्वाह से, उनके भत्तों से जुड़ा मामला हो सकता है। कुल मिलाकर सार्वजनिक हित की बात यहाँ होती है।
सभी को सामूहिक रूप से, अगर किसी एक कर्मचारी को संबोधित करना रहे तो उसके लिए इसका प्रयोग बहुत ही रेयर देखा जाता है। आमतौर पर एक समूह इसमें होता है अधीनस्थ, और उसको कोई आला अफसर, कोई बड़ा अधिकारी जो है वो संबोधित कर रहा होता है और कोई आदेश दे रहा होता है। भाषा शैली आदेशात्मक होती है, सीधी बात है। उत्तम पुरुष के रूप में इसमें जो वाक्य हैं वो बनाए जाते हैं, और संबोधन या समापन सूचक शब्द इसमें नहीं होता है। जैसे संबोधन का मतलब वही महोदय, ठीक है, महोदय सेवा में, इस तरह का इसमें कुछ नहीं होता है। ये तो आप जानते ही हैं, कार्यालय आदेश आपने देखा है। और यहाँ ये देखिए, है ना, तो इसमें क्या है, अभी बाकी बात देखेंगे, घबराइए नहीं। जो आपको कहा कि सेवा में संबोधन इत्यादि नहीं होता है, तो आप साफ साफ देख रहे हैं इसमें कहाँ है महोदय सेवा में कुछ है नहीं ना। सीधा कार्यालय, और यहाँ जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय है जो कि कानपुर नगर के हैं। अब ये जो पत्रांक और दिनांक दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, आप इसको चाहें तो दोनों साइड में फैला सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस दोनों को बटोर कर इसी के नीचे लिख सकते हैं। मतलब थोड़ा आप ऊपर लिख दीजिए कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, और उसके नीचे जो स्पेस बच रहा है उसमें एक लाइन में पत्रांक लिख दिया, दूसरी लाइन में दिनांक और स्थान लिख दिया, काम हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दाएं बाएं लिखने का भी सिस्टम हो सकता है, बीच में भी लिखने का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद जरा जगह देकर, स्पेस देकर, लगभग एक लाइन का बीच में, तब हेडिंग डालेंगे आदेश या फिर कार्यालय आदेश। आमतौर पर अगर कार्यालय लेवल का है तो कार्यालय आदेश, और उसके बाद सारी बातों को यहाँ लिख देंगे, 1 से लेकर 2 पैराग्राफ में, समझ रहे हैं, 1 पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ। और उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय है तो मजिस्ट्रेट ही हस्ताक्षर करेगा, और कौन कर सकता है ना, आदेश उसी ने दिया है। तो यहाँ आप देखें नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये ओरिजिनल आदेश है। ब्रह्मदेव राम तिवारी जी जो हैं उन्होंने खुद ये जारी किया, तो नाम उनका लिखा हुआ है। लेकिन आप कोई नाम नहीं लिखेंगे, जैसा कि आपको पहले बताया। आप सिर्फ कोड बना देंगे, अ ब स क ख ग या य र ल, जो आप बनाना चाहें, आपकी मर्जी, है ना। तो उसको आप यहाँ लिख देंगे। हस्ताक्षर भी मत मार दीजिएगा, ये नहीं कि नाम लिखने से बचे तो अपना साइन ही वहाँ दिखाने लगे कि देखिए ये मेरा हस्ताक्षर है। OTR पे आपने साइन किया था, उसके बाद अब यहाँ करने लगे, वो काम नहीं करना है। हस्ताक्षर ऐसे ह लिखकर छोड़ दिया, यहाँ पर ह लिखकर छोड़ दिया ऐसे डैश, फिर अ ब स, अ ब स, ठीक है, ऐसे। कौन है अ ब स? तो जिला मजिस्ट्रेट हैं कानपुर नगर के। पद नाम लिख सकते हैं, और लिखना भी चाहिए, पद नाम तो लिखेंगे ही। और कहाँ का है वो, जो पदाधिकारी है वो कहाँ पर तैनात है, वो एड्रेस भी लिखेंगे। लेकिन ये 2 चीज़ें आपको अपनी व्यक्तिगत लिखने से वहाँ पर परहेज करना है, सख्त परहेज करना है, क्योंकि स्पष्ट निर्देश में लिखा रहता है कि इसके लिए आपको दंड अंक दिए जाएंगे, मतलब पेनाल्टी लगेगी, नंबर काट लिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अगर आप बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दंड स्वरूप आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो ये चीज़ है, सावधान रहिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, उसके बाद प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं। कार्यालय आदेश में हर हाल में प्रतिलिपियां भेजी जाएंगी, क्योंकि ये सार्वजनिक चीज़ है, किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। तो प्रतिलिपियां भी यहाँ झुंड बनाकर प्रेषित की जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 10 अलग अलग क्षेत्र में भेजी गई है ना। तो अब 10 नाम आपको कहाँ से सूझेंगे, और आवश्यक थोड़ी है कि इसी ढंग का आ जाएगा, कुछ भी दिया जा सकता है कार्यालय आदेश में। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है कि भाई प्रतिलिपियां सूचनार्थ या आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, ऐसे हेडिंग डाला, 1 2 3 4 4 5 नंबर तक ऐसे नंबरिंग करके, और आगे ऐसे डैश लगा दिया, बस खाली छोड़ दिया। फ्रेम बना दीजिए, काम हो जाएगा। और अगर आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि किसको भेजी जा रही है प्रतिलिपि, तो आप लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको जरा सी भी उसमें गलतफहमी है कि किसको भेजें किसको नहीं, आप तय नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में न लिखें, यही मेरी सलाह है, क्योंकि इस पर अलग से कोई नंबर नहीं मिलता है। लेकिन गलत लिखेंगे तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, तो गलत लिखने से अच्छा है न लिखा जाए। घबराइए नहीं, इससे आपके जो 10 नंबर है ना वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होने वाले हैं, ये 100% श्योर जान लीजिए। यहाँ अगर आप सिर्फ नंबरिंग करके ब्लैंक छोड़ देते हैं ना, जगह बना के सही जगह पर, तो उससे नंबर कटेंगे नहीं, बल्कि साफ सुथरा आपने बनाया है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे ये पता लगेगा कि आप गलत लिखने से बचने के लिए उसमें सिर्फ फ्रेम बनाकर छोड़कर आए हैं, तो आपकी पारदर्शिता वहाँ से झलकेगी। प्रशासक के लिए सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए कि वो सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर होनी चाहिए। जो चीज़ वो जानता है या जिन चीज़ों के बारे में वो अवगत है उन्हीं तक सीमित रहे, बढ़ बढ़कर वो बड़बोलापन न दिखाए, जो कि आम आदमी दिखाता है, या नेताओं की ये प्रवृत्ति होती है, जितना जानते नहीं है उससे ज़्यादा हाँकते हैं। अधिकारी तो टू द पॉइंट बात करता है, एकदम सीमित, नपातुला। तो परीक्षा के पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक आपसे वही अपेक्षा की जाती है कि आता है तो सही सही उसको लिखिए, नहीं आता है तो उसमें फालतू की डेढ़ बेड़ करने की ज़रूरत नहीं। चलिए, तो यहाँ नंबरिंग करके छोड़ दिया, और उसके बाद फिर दाहिनी ओर आ गए, और फिर एक बार जिला मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षर करवा लीजिए।
हस्ताक्षर यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए और बाकी पदनाम हो गया, काम खत्म हुआ। तो ये है आपका कार्यालय आदेश। ज्ञाप और आदेश का जो फॉर्मेट है ना वो एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो अलग होती है। भाषा का अंतर होता है, उद्देश्य का अंतर होता है। भाषा में अनुरोध होता है कार्यालय ज्ञाप की, और कार्यालय आदेश की भाषा में आदेश होता है। बदले में जवाब की अपेक्षा दोनों तरफ से नहीं की जाती है। अनुरोध वाले में भी जवाब अपेक्षित नहीं होता है, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो ज्ञाप के फॉर्मेट में वापस नहीं आएगा, वो फिर किसी अन्य पत्र के फॉर्मेट में आएगा। लेकिन कार्यालय आदेश में तो 100% आपसे बदले में कोई उत्तर नहीं चाहिए होता है, ये पूरी अपेक्षा होती है कि आप मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, तो ये कार्यालय आदेश का स्वरूप है, बहुत अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है। पत्र लेखन को सीखने के लिए सबसे पहले आप हर पत्र की परिभाषा देखिए, और उसके तुरंत बाद आप प्रारूप, ठीक है, जो प्रारूप आपको दिया गया है, ड्राफ्ट दिया गया है, उस ड्राफ्ट को देखिए, और ड्राफ्ट को अपने हाथ से बनाकर जरूर देखिए। ये नहीं कि सिर्फ किताब में देख लिया कि हाँ अच्छा यहाँ ये चीज़ होती है, यहाँ ये चीज़, यहाँ ये सिर्फ आपके दिमाग में रहेगी, आपके हाथ को ये चीज़ नहीं याद रहेगी। और मुख्य परीक्षा लिखने का खेल है, जितना आप अपने हाथों को अपने दिमाग के साथ साध लेंगे उतने आप फायदे में रहेंगे। दिमाग और हाथ का तालमेल यहाँ बहुत आवश्यक होता है। प्री में चल जाता है, प्री में आपका दिमाग ही सिर्फ काम करे तो भी गोले रंगे जा सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में नहीं काम करेगा। इसीलिए बहुत सारे प्री के जो धुरंधर है ना वो मुख्य परीक्षा में आकर ध्वस्त हो जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि वो लिखने में फिसड्डी साबित होते हैं। लिखा कैसे जाए, आंसर राइटिंग भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी है। यहाँ आंसर राइटिंग पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन पत्र लेखन के संदर्भ में जब बात हो रही है तो उसमें भी यही बात लागू होती है। जब तक आप अपने हाथ से बार बार इसके प्रारूप को बनाएंगे नहीं, जैसे मान लीजिए सरकारी पत्र है तो उसका जो ढांचा है उसको बनाइए, अपने हाथ से बनाइए। फिर उसके बाद सरकारी पत्र कई सारे लिखकर अभ्यास करिए। और सरकारी पत्र मिलेंगे कहाँ से, तो हमारे द्वारा भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और ऐसे भी इंटरनेट पे आप फालतू चीज़ें सर्च करते रहते हैं। जरा शासनादेश की वेबसाइट को खोलेंगे तो बहुत सारे ऑफिशियल लेटर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आप मनचाहे पत्रों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा हर पत्र जो भी आपके सिलेबस में है, सरकारी, अर्ध सरकारी, परिपत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, हर पत्र के कम से कम 2-2 एग्जाम्पल आपको रटे हुए होने चाहिए। ये एग्जाम्पल आपको सच में रटे हुए होने चाहिए, इसमें कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कह देता है कि एक नमूना प्रस्तुत करिए, अधिसूचना का एक नमूना प्रस्तुत करिए, कार्यालय आदेश का एक नमूना प्रस्तुत करिए, या उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो उस परिस्थिति में उदाहरण या नमूना दोनों एक ही बात है, उदाहरण और नमूना एक ही बात है। वहाँ आपको फुल लेटर लिखना है तो वो अपनी ओर से लिखना होगा। अब आयोग आपको विषय नहीं दे रहा है, तब आपके पास एक पत्र याद हुआ होना चाहिए, मतलब याद किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब परिपत्र आ गया। परिपत्र, जैसा कि एकदम शुरुआत में जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, धैर्य के साथ देखिएगा। तो सर्कुलर जब उसके विषय में चर्चा की गई थी तो वहाँ भी कहा गया था कि ये 2 तरीके का होता है, और ये बार बार जब आपको फीडबैक दिया जाता है तो उसमें भी दोहराया जाता है। और एक किसी मॉक टेस्ट में, मुझे नहीं याद आ रहा है कि मॉक टेस्ट का नंबर कौन सा था, उसमें इस चीज़ की चर्चा भी की गई थी कि भाई शासकीय और अर्धशासकीय दोनों तरह के परिपत्रों के नमूने प्रस्तुत करिए। तो आपने क्या किया था, आप में से मैक्सिमम लोगों ने, आपने एक सरकारी पत्र लिख डाला था और एक अर्ध सरकारी पत्र लिख डाला था। तो वो काम नहीं करना है दोस्तों। परिपत्र के 2 स्वरूप होते हैं। पहली चीज़, परिपत्र एक इनोवेशन है, एक नवाचार है जो कि कार्यालय आदेश से ही पनपा हुआ है। कार्यालय आदेश का ही विस्तार परिपत्र आप कह सकते हैं, इसी का उत्तराधिकारी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्यालय आदेश ने रिटायरमेंट ले लिया है, मतलब ये कि इसका दायरा थोड़ा बड़ा होता है। तो इसमें होता ये है कि पहली चीज़ पहचान इसकी कि आमतौर पर जो परिपत्र हैं वो एक तरफा होते हैं, 1 साइडेड होते हैं। इसमें आप लिख कर भेज रहे हैं, बदले में आपको कोई जारी करने की आवश्यकता, मतलब बदले में जवाब नहीं चाहिए। आप एक निर्देश जैसा दे रहे हैं और आपने वही अपेक्षा की है कि वहाँ पालन किया जाएगा। मतलब जैसे कार्यालय आदेश में तरीका होता है कि एक तरफा है, तो वो चीज़ यहाँ लागू होती है। बाकी जो लिखा गया है उसको तो आप कई बार पढ़े होंगे। इसमें कहा गया कि ये प्रायः आंतरिक होता है, मतलब ये कि उसी विभाग, मंत्रालय या कार्यालय तक सीमित रहता है। जैसे कार्यालय आदेश है, जिस कार्यालय का आदेश है उसी कार्यालय में लागू होगा, ये नहीं कि उसके अगल बगल वाले कार्यालयों में वो लागू हो सकता है। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की ओर से जारी किया गया है या मजिस्ट्रेट के कार्यालय की ओर से जारी किया गया है, तो जो कार्यालय का दायरा है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो सीमा रेखा है, उसी में वो लागू होगा, बाहर नहीं। तो परिपत्र पर भी वही बात लागू होती है, कार्यालय आदेश का ही ये बेटा है, तो सेम वही चीज़ इसमें भी। और सीधी बात है कि जब सीमित कार्यालय क्षेत्र का उसका दायरा है तो बाहरी जो है वो इसकी हिदायत को क्यों मानेंगे, वो बाध्य इसके लिए नहीं। अब मान लीजिए कि खाद्य और रसद विभाग है,
तो वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का निर्देश क्यों मानेगा? उसको क्या मतलब है उस चीज़ से, है ना? या मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, अब वो स्वास्थ्य विभाग का जो चिकित्सा अधिकारी है वो उसकी बात क्यों मानने लगा? तो सरकारी अमले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस अमले तक वो सीमित है वहीं तक उसके आदेश की भी सीमा होती है, चाहे वो परिपत्र हो चाहे कार्यालय आदेश, और दोनों एक तरफा होते हैं। इनमें बदले में जवाब नहीं आता है। ठीक, जवाब अगर भेजना भी है तो वो दूसरा स्वरूप उसका होता है। जैसे परिपत्र का जवाब परिपत्र के रूप में नहीं आ सकता, कार्यालय आदेश का जवाब कार्यालय आदेश के रूप में नहीं आ सकता। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि जिस महोदय ने परिपत्र जारी किया है उससे आप कुछ अपनी हर्ज गर्ज कहें, अपनी बात को कहें, तो उसके लिए अलग से आपको एक सरकारी पत्र लिखना होगा उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को। निश्चित तौर पर जिस अधिकारी ने परिपत्र को जारी किया है या फिर कार्यालय आदेश को जारी किया है वो वरिष्ठ है, और जिसको वो भेज रहा है वो आमतौर पर कनिष्ठ होता है, छोटे होते हैं। सामान्य स्थिति यही है ना? तो जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, अगर वो अपने बड़े आला अफसर से पत्र व्यवहार करना चाहते हैं उसी कार्यालय आदेश के संदर्भ में, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है तो वो कह सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और कहने के लिए फिर वही सरकारी पत्र वाला तब फॉर्मेट वो अपनाएंगे और उस सरकारी पत्र में अपनी समस्या को कहेंगे व्यक्तिगत स्तर पर। ठीक, ये चीज़ प्रयोजन दिया हुआ है। तो प्रयोजन वही है कि सरकारी नियमों और अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों को सामान्य रूप से सूचित करना होता है। और परिपत्र का प्रयोग नहीं करके आदेश का प्रयोग कब किया जाता है? तो वो उस परिस्थिति में किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को कोई आदेश या अनुदेश देना हो या उससे कोई सूचना प्राप्त करनी हो। सूचना प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि वो आपको मतलब आपने उसको एक कार्यालय आदेश जारी किया तो वो भी आपको एक बदले में कार्यालय आदेश जारी कर रहा है, नहीं। सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य ये है कि आप एक मातहत को अपने आदेश दे रहे हैं, ठीक है? मतलब उसे आदेश दिया जा रहा है कि इस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। अब वो जानकारी आपको वो अपने हाथों हाथ आपके ऑफिस में पहुंचवाएगा, और नहीं तो फिर किसी सरकारी पत्र के माध्यम से आपको उस जानकारी को मुहैया करवाएगा। लेकिन उसमें ये नहीं कि एक कार्यालय आदेश के बदले में कार्यालय आदेश आपको जवाब में मिल रहा है, एक परिपत्र के बदले में एक परिपत्र आपको जवाब में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो विशेषता क्या होती है? इसे पत्राचार का स्वरूप नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? वो इसलिए क्योंकि ये कार्यालय आदेश से अलग है ही नहीं है। कुछ खास मकसद से इसको बनाया अवश्य ही गया था, लेकिन ये भिन्न नहीं है कार्यालय आदेश से, उसी से जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये अलग से कोई पत्राचार का प्रारूप नहीं, और इसमें बदले में कोई जवाब अपेक्षित नहीं होता है, ये जग जाहिर बात है। तो यहाँ पर आप एक परिपत्र देख रहे हैं। अब पहचानिए कि ये कैसा परिपत्र है। कुछ लोग कहेंगे कि तो सरकारी पत्र लग रहा है, तो ठीक बात है भाई, सरकारी पत्र जैसा ही प्रारूप है, इसमें क्या अंतर है? एकदम ऑफिशियल लेटर जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब इसके ढांचे में और एक सरकारी पत्र के ढांचे में कोई फर्क नहीं है, देखने में तो कोई अंतर नहीं। अंतर तब मालूम होगा जब आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें बाकी पत्रांक वगैरह बिल्कुल सरकारी पत्र जैसा है, ढांचा ही सरकारी पत्र का है। तो ये जो परिपत्र है, अभी परिपत्र कैसे ये पहचाना गया ये बताया जा रहा है। ये जो परिपत्र आप देख रहे हैं ये एक सरकारी परिपत्र है, ऑफिशियल सर्कुलर है। कैसा है? ऑफिशियल सर्कुलर है। एक और तरीका होता है, वो होता है अर्ध सरकारी परिपत्र। ये बहुत कम किताबों में दोनों के बीच को, मतलब दोनों को एकदम अलग अलग ऐसे क्लासिफिकेशन में डाला गया होता है। किताबों में ऐसे मिक्स करके दिया जाता है, लेकिन असलियत यही है। जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा, कुछ हैं ऐसी अच्छी किताबें, और जो एक मानक बात है, तो उसमें परिपत्र के दो स्वरूप स्वीकार किए गए। एक तो परिपत्र आप देखते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा, बीच में ऐसे परिपत्र हेडिंग होती है बिल्कुल कार्यालय आदेश जैसे, और उसके बाद एक पैराग्राफ में जैसे कार्यालय आदेश के तरीके से बात को कहा जाता है उसी तरीके से यहाँ भी कर दिया जाता है। तो वो जो तरीका है वो विषय रहित होता है, और उसमें एक तरफा तो वो भी होता है, तो उसमें थोड़ा सा औपचारिकता का पुट कम दिखाई देता है, और कई सारे और भी कारण होते हैं जो कि आपको उतना जानना अनिवार्य नहीं है। कुल मिलाकर वो जो फॉर्मेट है वो क्या चीज़ है? वो अर्धशासकीय सर्कुलर का फॉर्मेट, मतलब वो अर्धशासकीय परिपत्र होता है जो कि कार्यालय आदेश वाले ढांचे में, उसी खोल में लिखा जाता है। बस अंतर यह है कि कार्यालय आदेश हेडिंग की जगह वहाँ परिपत्र हेडिंग होती है बीच में, और ये जो सरकारी पत्र के ढांचे में भरा गया परिपत्र है उसी तरीके से लिखा गया है, तो ये आपका सरकारी परिपत्र होता है। दोनों के बीच में अंतर है, ठीक, फॉर्मेट का अंतर है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली चीज़ पहचान की सामूहिक संबोधन, ये पहली पहचान होती है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर बार समूह में संबोधित किया जाए तो वो आपका सर्कुलर ही हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में संभावना होती है कि वो परिपत्र ही होगा, ज़्यादातर मामलों में। कभी कभी क्या होता है कि सामूहिक संबोधन होने के बावजूद वो असल में होता है एक सरकारी पत्र, न कि परिपत्र।
तो उसमें फिर क्या होता है, पत्राचार की व्यवस्था बनी होती है। मतलब आपसे कोई सूचना मांगी गई होती है और आपसे फिर जवाब की अपेक्षा की जाती है, यानी इतने जनों से कुछ जवाब मांगा गया होता है, या फिर कुछ बदले में जवाब की अपेक्षा, या फिर एक तरह से बदले में कार्रवाई और उसको सूचित किया जाए आपको, ऐसी अपेक्षा की गई होती है। यानी एक पत्र आपने भेजा है, उसकी एवज में आपको कई सारे पत्र रिसीव होने वाले हैं। इसका आभास आपको पत्र को पढ़ने पर ही, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी मेन बॉडी को पढ़कर ही पता लग जाता है। तो वो आपका सरकारी पत्र होता है, उसमें एक तरफा पुट नहीं होता है, वन साइडेड वो नहीं होता है। सामूहिक संबोधन भले ही हो, लेकिन वो एक तरफा नहीं होता। परिपत्र में क्या होता है, ये एक तरफा है। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो परिपत्र है ये भेजा गया है प्रमुख सचिव की ओर से, जो कि कृषि विभाग से है, उत्तर प्रदेश शासन के। और किसको किसको भेजा जा रहा है, तो प्रदेश के जितने जिलाधिकारी हैं 75 जिलों के, उनको भेज रहे हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर को भेजा जा रहा है, और जितने पुलिस अधीक्षक इत्यादि हैं उनको भेजा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये सामूहिक है। बाकी फॉर्मेट सरकारी पत्र का है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। विषय क्या था कि भाई कोरोना की आपदा के चलते किसानों के या नागरिकों के उपयोग के लिए जितनी सेवाएं हैं, और सेवा, चूंकि ये मामला कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है, सेवा भी किस क्षेत्र की, कृषि विभाग की, तो कृषि कार्य, कटाई, मड़ाई और भंडारण वितरण, चूंकि कोरोना के समय में सारी चीजें बाधित हो गई थी, तो खेती वाला जो प्रोग्राम है वो भी बाधित हुआ था। किसान तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन फसलों की खरीद बिक्री, उनका भंडारण, जो सरकारी खरीद होती है, वो सब बाधित हुआ था। तो उसी के संदर्भ में ये सर्कुलर जारी किया गया था। और इसमें किसको किसको निर्देशित किया गया है वो आप देख रहे हैं। अच्छा, कोविड का समय नहीं रहा होता है तो इसमें पुलिस का कोई काम नहीं है, ये मामला मूल रूप से जिलाधिकारियों तक सीमित रहता है, या बहुत हुआ तो कमिश्नर तक जाते, लेकिन वो भी आवश्यकता नहीं। लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, और यहाँ मामला जो है ये महामारी पेंडेमिक से जुड़ा हुआ था, तो संवेदनशील था, इसलिए नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और शांतिपूर्वक सारे मानदंडों का पालन करते हुए ये पूरा काम जो कटाई, मड़ाई और भंडारण से संबंधित है, इसको संपन्न कराने के लिए यहाँ 2 जने को और अतिरिक्त जोड़ा गया है, जो कि पुलिस विभाग के है ना। तो ये तो सामयिक है, उस चीज़ में नहीं उतना दम है, और ना ऐसा विषय दोबारा आएगा, लेकिन तरीका दिखाया गया है। तो इसमें ये मामला था, विषय क्या है उसे आपने देखा, यही प्रश्न में लिखा रहा होगा कि विपणन के संदर्भ में आपको एक परिपत्र जारी करना है सचिव स्तर से। आप मान लीजिए कि आप खुद जो है वो सचिव हैं, ठीक है, और आपको एक परिपत्र जारी करना है। अब इसमें सारी बात को कहा गया है बिल्कुल संबोधित करके, और कहा गया कि जारी की गई एडवाइजरी के सुसंगत अंश पत्र के साथ संलग्न है। तो ये तो हो गया संलग्नक। अब इसमें ये देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि उपयोगार्थ एडवाइजरी जारी की गई है, मतलब किसानों के उपयोग के लिए जो एडवाइजरी है उसको ICAR के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो पूर्व निर्गत निर्देश हैं, यानी इससे पहले कुछ निर्देश जारी किए जा चुके हैं, तो उनके अनुपालन के साथ साथ एडवाइजरी का प्रचार आपको सुनिश्चित कराना है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि बताइए एडवाइजरी क्या थी, या आपने उसको सुनिश्चित कराया अथवा नहीं। आपको निर्देश दिया जा रहा है कि आप कराइए, उसमें ना नुकुर की गुंजाइश नहीं है। माने जिन 3 जने को, यहाँ 3 श्रेणी के लोगों को, एक कोई व्यक्ति तो है नहीं, 75 जिले के जिलाधिकारी वैसे ही सामूहिक हैं, तो इन सब लोगों को ये निर्देश यहाँ से सचिव के लेवल से जारी किया गया है कि भाई उस एडवाइजरी को आप पालन करवाइए, मतलब उसको व्यवहार में ले आइए। जिन लोगों के लिए उस एडवाइजरी को जारी किया गया है वो इसका पालन कर रहे हैं अथवा नहीं, इस चीज़ को सुनिश्चित करिए। बस ये एक आदेश तो होता है, कार्यालय आदेश ही, लेकिन चूंकि परिपत्र का हमने जामा पहना दिया है तो उसके 2 फॉर्मेट बंट गए हैं। एक तो ये वाला देख रहे हैं आप, और दूसरा जो है वो अर्ध सरकारी होता है। अर्ध सरकारी का कुछ नमूना आप यहाँ देखिए, जैसा कि आपको बताया था। अब आपको याद आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे परिपत्र आपने देखे होंगे। तो ये जयपुर राजस्थान का है, उससे नहीं मतलब है, आपको फॉर्मेट देखना है। इसमें देखिए बिल्कुल हूबहू कार्यालय आदेश वाली स्थिति है। यहाँ पर क्रमांक, यहाँ दिनांक, आप चाहें तो ये क्रमांक और दिनांक को बटोर कर बीच में भी लिख सकते हैं। कार्यालय का नाम पता लिख दिया, उसके बाद बीच में आपका क्रमांक हो गया, पत्र क्रमांक यानी परिपत्र संख्या, और दिनांक, स्थान। उसके बाद ये परिपत्र मोटी सी हेडिंग डाली, और यहाँ पर जितनी बात को कहना है उसको 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में कह दिया। सीधा है, सिंपल कार्यालय आदेश वाली फॉर्मेट में है, इसमें तो कोई माथापच्ची है ही नहीं। तो ये चीज़ ठीक। और इसमें आगे आप देखेंगे तो नीचे वही प्रतिलिपियां प्रेषित की गई हैं। तो प्रतिलिपियां जिनको जिनको प्रेषित करनी है, तो इसमें भी आपके पास बाध्यता नहीं है। बाध्यता ये नहीं है कि मतलब आप प्रतिलिपियों को किन किन लोगों को भेज रहे हैं, उनका नाम, पद नाम या पता लिखिए। इसमें भी वही बात है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर डालकर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रमांक एक बार यहाँ डाल सकते हैं, और नहीं तो यथोक्त लिख सकते हैं। क्रमांक संख्या यानी वही परिपत्र संख्या, और उसके बाद यहाँ क्रमांक यथोक्त ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
और तत्पश्चात यहाँ एक बार जब प्रतिलिपियाँ आपने उल्लिखित कर दिया कि प्रेषित की जा रही हैं, तो उसके लिए आज्ञा दिलवानी होगी, तो एक बार फिर से हस्ताक्षर करवा दीजिएगा। मतलब सेम कार्यालय आदेश जैसा है, इसमें कुछ नयापन नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ है। तो अब ऐसे वाले जो परिपत्र हैं दोस्तों, इस ढंग का जो आप देख रहे हैं, इनका प्रचलन कम हो गया है। कम इसलिए हो गया है क्योंकि इनकी भूमिका निभाने के लिए तो कार्यालय आदेश पहले से ही मौजूद है। तो कुछ दिन तक ये ज़्यादा प्रचलन में रहे, ज़्यादा चले, अभी भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि बंद हो गए। लेकिन अब इनका प्रचलन कम करके ज़्यादातर जो परिपत्र होते हैं वो सरकारी फॉर्मेट में ही लिख दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पेपर में जो असली प्रश्न पत्र आपको जून में देना है, अगर समय से सारी परीक्षाएं होती हैं और ईश्वर करे समय से हो, अब इससे ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो प्रश्न आएगा, मान लीजिए परिपत्र ही लिखने के लिए आ गया, तो उसमें अगर आप ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं या ये स्पष्ट विषय को देखकर ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि किस फॉर्मेट में लिखा जाए परिपत्र को, डेमी ऑफिशियल में लिखें या फिर ऑफिशियल में लिखें, तो आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल अपना एक निष्ठ होकर जो सरकारी फॉर्मेट परिपत्र का है, जो कि इससे पहले आपने देखा, अभी देखा है ना जस्ट पीछे, उसी में लिख दीजिएगा। वो हर हाल में सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इस तरीके से भी अगर मान लीजिए कि वही पिछला वाला ही है, कोरोना महामारी वाला जो था, उसी को अगर हम ऐसे भी लिख देते तो भी गलत नहीं काटा जाता। लेकिन अब ये परंपरा धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। ज़्यादातर वैसे ही सर्कुलर होते हैं जैसे ऊपर बनाए जाते थे, ठीक। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप दुविधा की स्थिति में है, तो आप सरकारी फॉर्मेट में ही परिपत्र को लिखिए। जानकारी रहे इसलिए डेमी ऑफिशियल स्वरूप भी इसका, यानी जो दूसरा अवतार था वो भी दिखाया गया। तो ये आपने परिपत्र को देखा, दो रूपों में देखा। चलिए अब आगे चलते हैं, अधिसूचना को भी थोड़ा देख लेते हैं। अब तक हमने जितने पत्रों को देखा है, मतलब पत्र के प्रारूपों को देखा है, ज़्यादातर ऐसे होते थे जिसमें कि विभाग, कार्यालय, कर्मचारी या फिर व्यक्तिगत अधिकारियों के स्तर तक ही सारी बात सीमित होती थी। लेकिन पत्र व्यवहार के कुछ ऐसे भी प्रारूप सरकारी स्तर पर होते हैं जो कि जन सामान्य को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अधिसूचना वही है। अधिसूचना में क्या होता है कि जनहित का मामला होता है। अब ये नहीं मतलब है कि बाकी जो पत्र व्यवहार के माध्यम है उनमें जनहित के मामले नहीं होते हैं, होते उसमें भी हैं, लेकिन जनता को उससे अवेयर कराना उतना ज़रूरी नहीं होता है। बल्कि जो लोकहित के लिए नीतियाँ होती हैं उन पर एक्शन लेने के लिए वो सारे पत्र व्यवहार होते हैं, आपस में लेन देन होता है, और जो नीतियाँ सामने आती है, जो पॉलिसी बनती है, जनता उनसे अवगत होती है। लेकिन अधिसूचना में क्या होता है, हमें किसी लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर जनता को सूचित करना आवश्यक हो जाता है। बिना जनता को सूचित किए उसे अमल में ले आना एक तरह का दंडनीय अपराध माना जा सकता है उस विभाग के लिए, उस अधिकारी के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जनता को सूचित करने के लिए मीडिया माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रिंट मीडिया इसका सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है। इसमें होता क्या है कि सरकारी, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार एक राजपत्र जारी करती है। बहुत बार आप देखते हैं कि आपका जो दैनिक अखबार आपके घरों में आता है वो आवश्यकता से अधिक मोटा हो गया है, मतलब उसमें पेजों की संख्या बढ़ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ सरकारी उसमें पृष्ठ जुड़ जाते हैं जो कि सरकार न्यूज़पेपर्स में जुड़वाती है। या तो वो निविदा सूचनाएं होती हैं, कहीं ज़मीन की खरीद फरोख्त या कोई ज़मीन का ही मामला होता है उसके लिए होती हैं, और नहीं तो फिर वो गजट होता है जिसमें कि कई सारी विज्ञप्तियां और अधिसूचनाएं होती हैं जो कि जनहित में ही प्रकाशित की जाती हैं ताकि जनता उसको पढ़े, और आप उस हिस्से को अखबार से अलग कर देते हैं कि ये फालतू के पन्ने जोड़ दिए गए, इस पर खाना खाने के काम में आएगा, है ना। तो वो सारी अधिसूचनाएं होती हैं, या फिर इसी तरह का कोई सार्वजनिक मामला होता है तो ये गजट में प्रकाशित होता है, राजपत्र में प्रकाशित होता है, और इसे कहा जाता है अधिसूचना। अब सक्षम अधिकारी यानी किसी भी पद पर आसीन कोई अधिकारी है, उसके द्वारा कोई फैसला लिया गया, या शासन ही, प्रशासन जो है वो कोई वैधानिक क्रियाकलाप कर रहा है और उसका सीधा सीधा संबंध जनता से है, यानी जनता उससे सीधे प्रभावित होने वाली है। ये नहीं कि एक्शन लिया गया और उस पर फिर नीति बनी, फिर नीति अमल में लाई गई, फिर वो नीति का लाभ जनता को मिला, ऐसा नहीं। फैसला यहाँ लिया गया और उसका डायरेक्ट प्रभाव जनता पर पड़ रहा है, तो फिर उस परिस्थिति में उस सूचना को गजट में प्रकाशित करना आवश्यक हो जाता है और वो अधिसूचना कहलाती है। ठीक है। विज्ञप्ति या अधिसूचना जो है इनकी अनिवार्यता यही होती है कि आप इन्हें गजट में प्रकाशित करेंगे, और ऐसी स्थिति में मतलब मान लीजिए कि गजट में प्रकाशित नहीं किया गया और अधिसूचना जारी हो गई, उसके लिए राजपत्र नहीं जारी हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मान लीजिए, तो अन्यथा की स्थिति में अब क्या होगा, पहली चीज़ की अधिसूचना वो कहलाएगी ही नहीं अगर गजट में प्रकाशित नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अब हमने उसको जनसाधारण के लिए सार्वजनिक कर दिया, अखबार में छप गई यानी जनता तक पहुंच गई, ये मान लिया गया, तो उसकी जो वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया जा सकता है।
और वो न्यायालय में वाद योग्य बन सकती है। आप पढ़ते हैं ना, जैसे मौलिक अधिकार हैं, वाद योग्य हैं, उनको अगर कोई छीनता है तो आप उसके रक्षण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और लोअर कोर्ट में जाना आवश्यक नहीं है, आप सीधे जो सर्वोच्च अदालत है वहाँ जा सकते हैं, है ना। ये आपका नागरिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो वैलिडिटी है उन अधिसूचनाओं की, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मामला जनहित का है, जनता के अधिकारों से जुड़ा है, और जहाँ जन अधिकार की बात आती है वहाँ मौलिक अधिकार और संविधान अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। और अपने यहाँ संविधान सर्वोपरि है, न जनता सर्वोपरि है, न नेता सर्वोपरि है ना। तो जब ऐसा मामला आएगा तो न्यायालय में इनको चैलेंज किया जा सकता है, और उसके लिए साक्ष्य का काम यहाँ से जो इसका प्रकाशन है वो साक्ष्य के आधार पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मीडिया में प्रकाशित करने का उद्देश्य होता है, अखबार उसका एक माध्यम है, उसके अलावा वेबसाइटों पर भी ये दिखाई देती है, प्रेस विज्ञप्ति और वेबसाइट इत्यादि जो है, मतलब हर आयोग हर विभाग की वेबसाइट आजकल है, पोर्टल इत्यादि है, तो उन पर भी अधिसूचनाएं उपलब्ध होती हैं। यानी मीडिया के हर आयाम में ये उपलब्ध होती हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, कहीं भी। इसमें दो तरह की होती है, एक तो प्रशासनिक प्रकार की होती है और दूसरी होती है सांविधिक। प्रशासनिक जो होती हैं अधिसूचनाएं या फिर विज्ञप्तियां, वो रिक्तियों से संबंधित होती हैं, वैकेंसी है तो उसके लिए होती हैं। और वैकेंसी भी कैसी, जिसको कि जनता को जानना आवश्यक है कि ये पद सापेक्ष रूप से रिक्त हैं, या ट्रांसफर हुआ है, पदोन्नति हुई है, या किसी का पद छीना गया है, उसे नीचे गिराया गया है, वेतन बढ़ा है, तो इससे जुड़ी होती है, इससे जुड़ा मामला हो सकता है। सांविधिक जो होती हैं वो शासकीय नीतियों और निर्णयों से जुड़ी होती हैं, और ये ज़्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये नीति और निर्णय जनता को सीधे प्रभावित कर रहे होते हैं। विशेषता वही है कि पहली चीज़, सर्वोच्च अधिकारी, मतलब किसी विभाग जहाँ से कि वो अधिसूचना जारी की गई है, तो वहाँ का सर्वोच्च अधिकारी ही इसे जारी करता है, उसके पास ही ये अधिकार होता है, और इसका प्रवाह नीचे की ओर होता है, जनसाधारण की ओर होता है। बदले में कोई उत्तर अपेक्षित नहीं होता है, ये कॉमन सेंस की बात है। भाई, अधिसूचना का क्या जवाब हो सकता है? आपको सूचित किया जा रहा है, आपसे ये थोड़े ना पूछा जा रहा है कि ये निर्णय मैंने लिया है, बताइए राय क्या है आपकी, इस पर आप क्या सोचते हैं। ऐसा तो है नहीं, आपको बता दिया गया कि ये फैसला लिया गया है, और बेचारी जनता, मैक्सिमम लोग तो उससे ये भी परिचित नहीं होते हैं कि ये मेरे ही हित का मामला है, मतलब मेरे ही अधिकारों के संदर्भ में सरकार ने कोई फैसला लिया है, उसको रद्दी समझ के ऐसे किनारे कर देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं होते, तो कुल मिलाकर हम उसमें कोई जवाब नहीं दे सकते। तो एक तरफा है, भाषा शैली इसमें तटस्थ होती है, कोई व्यक्तिगत इसमें निर्देश या फिर कोई व्यक्तिगत स्तर पर पत्र नहीं भेज रहा होता है। और अन्य पुरुष की शैली होती है, तटस्थ रहेगी तो सीधी बात है अन्य पुरुष की होगी, अभिवादन इत्यादि नहीं है। जब कोई व्यक्ति ही नहीं है, वहाँ पर एक पद है और पद के अधिकार की हैसियत से वो कोई सूचना प्रेषित कर रहा है, तो यहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्ति का अस्तित्व खत्म है, तो अभिवादन किसका किया जाएगा? नमस्ते, सलाम और जो मतलब अभिवादन की शैलियाँ हैं वो लोगों तक सीमित होती हैं, पद को थोड़े न किया जाता है। और औपचारिक शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, तटस्थ भाषा होती है, कोई अभिवादन इत्यादि नहीं होता है, जैसे सादर आपका इस तरह से नहीं होता है। और दूसरी बात यह कि इसमें जो भाषा शैली होती है वो कैसी होती है, एकदम मशीनी होती है, जैसे ऑफिशियल लेटर की भाषा शैली होती है, बिल्कुल वैसे। यही सारी चीज़ें हैं, और इसका पालन तब तक अपरिहार्य नहीं होता जब तक कि कोई विज्ञप्ति के दायरे में ना आए। अच्छा, युक्ति संगत कारणों के बिना सामान्यतः यह अनुलंघनीय होती है, मतलब कुल मिलाकर आप ऐसे समझें कि इसका पालन करने से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, अधिसूचना में जो निर्देश या जो प्रक्रियाएं दी गई हैं, अब वो अमल में लाई जाएंगी, ये तय बात है। अब जनता अगर इससे सहमत नहीं होती है या किसी को इससे आपत्ति है तो वो कोर्ट में जा सकता है, वहां से अगर न्यायालय इस पर आपत्ति करता है तो फिर इसे बाधित किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा गया है कि उल्लंघन अगर होता है तो इस दशा में कोई भी पक्ष बाध्यता को न्यायालय में चैलेंज कर सकता है। उसके बाद जो कोर्ट कहेगा वो मानना होगा, तब उस परिस्थिति में फिर अधिसूचना का अस्तित्व रहेगा, उस अधिकार का अस्तित्व रहेगा या नहीं, ये अदालत डिसाइड करेगी। तो अधिसूचना का प्रारूप आप देख लीजिए, ये लिखित प्रारूप है, या आप कह लीजिए कि नमूना है, एग्जाम्पल। प्रारूप बनाना होगा, खाली अगर आपसे कहेगा कि प्रारूप बनाइए तो आप ऐसे रिक्त जो ढांचा होता है वही बनाकर छोड़ देंगे, खाली फ्रेम बनाकर छोड़ देंगे, बीच में ऐसे हेडिंग डालकर अधिसूचना, और नीचे भी ऐसे ये बात न लिखने की मतलब लिखने की बजाय ऐसे लाइन लाइन खींचकर छोड़ देंगे, तो वो ढांचा हो जाएगा। और अगर आपसे कहता है कि नमूना प्रस्तुत करिए, पत्र में कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रश्न में कहता है नमूना प्रस्तुत करिए, तो नमूने का मतलब है आपको फुल एग्जाम्पल देना है। लिखित प्रारूप बनाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा फिर पूरा, और खाली अगर प्रारूप बनाइए या रिक्त प्रारूप बनाइए इस तरह से कह रहा है तो फिर आपको सिर्फ ढांचा बनाना है, तब लिखना कुछ नहीं। तो ये है अधिसूचना, एक सामान्य सी। और देख रहे हैं आपकी उत्तर प्रदेश शासन का जो सामान्य प्रशासन अनुभाग है उसके सौजन्य से इसको जारी किया गया है।
संख्या इत्यादि जो है मतलब वही बीच में लिखते हैं, जैसे कार्यालय आदेश का तरीका होता है, बीचों बीच ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उसके बाद एक हेडिंग होती है अधिसूचना, और यहाँ पर सारी बात को कह दिया जाता है। ये जनगणना अधिनियम पर जारी अधिसूचना थी, कोई भी हो सकती है। और उसके बाद अधिसूचना जारी करने की अनुमति जिसने दी है उन महोदय का यहाँ हस्ताक्षर और पदनाम दे दिया जाता है। कहाँ कहाँ इसको प्रकाशित किया जा रहा है उसकी सूचना अगर आप देना चाहते हैं तो वही बाईं ओर स्थान है, यहाँ पर अपना लिख दीजिए कि प्रकाशनार्थ। अब यहाँ प्रतिलिपियाँ प्रेषित नहीं लिखेंगे बल्कि प्रकाशनार्थ। और कहाँ कहाँ प्रकाशनार्थ, तो उसका उल्लेख आप चाहें अगर जानते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो 1 2 3 4 ऐसे जगह छोड़ सकते हैं बस। तो ये है अपनी अधिसूचना। पत्राचार का एक फॉर्मेट बच गया था, ये है सरकारी तार। जैसा कि एकदम शुरुआत में कहा गया कि तार अब प्रचलन में नहीं है, मतलब जनसाधारण के लिए कोई उपयोग की चीज़ नहीं है, खत्म हो चुका है। टेलीग्राम एप्लीकेशन आप भले ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो डाक विभाग का टेलीग्राम था इसका अस्तित्व समाप्त है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सिलेबस से इसको नहीं हटाया गया है, तो प्रासंगिक है आप सभी के लिए। कम से कम यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ये अभी भी प्रचलन में। तो देख लीजिए, आपातकालीन या आकस्मिक त्वरित कार्रवाई वाले जो मामले होते हैं, मतलब त्वरित सूचना पहुंचनी चाहिए, आप झट से सूचना पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बंद क्यों हो गया, इसका प्रचलन क्यों ठंडा हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज माध्यम हमारे पास उपलब्ध है, तो हम तार का इस्तेमाल क्यों करेंगे। पैसा भी खप रहा था इसमें, समय भी उतना लग रहा था, समय कितना भी कम लगे, कितना भी जल्दी पहुँचे, लेकिन अब मोबाइल के मैसेज और वीडियो कॉल की तरह से तो हो नहीं सकता है, वो रफ्तार तो इसकी कभी नहीं हो सकती है। तो जब इससे बेहतर विकल्प हमारे पास हैं, डिजिटल विकल्प उपलब्ध है, तो हम क्यों ना उनका इस्तेमाल करें, और हम करते भी हैं। चाहे आम आदमी हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, अब डिजिटल माध्यमों का ही इस्तेमाल करता है और उन्हीं के जरिए झट से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। तो पहले की तुलना में अभी के समय सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं, जानकारियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। ये अच्छी चीज़ भी है और ख़राब भी है। अफवाहें और भ्रामक चीज़ें भी बहुत तेज फैलती हैं, बल्कि ज़्यादा तेज फैलती हैं, तो इस मामले में ख़राब है। अच्छी बातों को भी प्रसारित करने के लिए मंच मिल जाता है, तरीका मिल जाता है, तेज माध्यम मिल जाता है, ये अच्छी बात है। खैर, विज्ञान के हर प्रयोग के अपने नफ़े नुकसान हैं। तो हम यहाँ निबंध नहीं लिख रहे थे, हमें लिखना है पत्र। तो सरकारी तार की चर्चा है भाई, रफ्तार में अगर हमें किसी चीज़ को पहुँचाना है और नपी तुली बात करनी है, पंचायत नहीं करनी है वहाँ पर, मतलब पूरा गाथा नहीं लिखनी है कि ये बात है, ये बात है, अब इस पर आप ऐसा काम करिए, ऐसा नहीं। ये मुद्दा है, तुरंत एक्शन लीजिए। मतलब यहाँ पर उपद्रव की स्थिति बन रही है, धारा लागू करिए, ठीक है, धारा 144 या जो भी धाराएं हैं उसको लागू करिए। दंगे की स्थिति बन रही है, त्वरित उस पर कार्रवाई आवश्यक, ऐसे लिखा जाता है। मतलब हर शब्द वहाँ काउंट किया जाता है और शब्द के हिसाब से पैसे भी लगते थे। तो सरकारी तार का महत्व वही है, तेज रफ्तार। सरकारी डाक तार विभाग, मतलब सरकारी जो डाक है, डाक विभाग है, तो उसके द्वारा ये संचालित होने वाला, और इसका वैधानिक महत्व है। ये देखिए, तार जो है ये सरकारी कार्यालय के द्वारा संचालित हो रहा है, तो इसका वैधानिक यानी कानूनी महत्व है। कानून में इसको बतौर साक्ष्य इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इसका मतलब, ठीक है। सर्वसुलभ साधन था कभी एक जमाने में, और सूचना संप्रेषण का सर्वाधिक मितव्ययी साधन है। अब इससे कहीं ज़्यादा मितव्ययी साधन हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन जो तय परिभाषा है उसको देखते रहिए। हाँ, ये है कि अगर अब आपसे प्रश्न में पूछा जाए, मान लीजिए कि आयोग यही प्रश्न दे दे कि सरकारी तार का महत्व क्या है, बताओ, तो आज के समय की उसकी प्रासंगिकता को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए तब लिखिएगा। आप लिखिएगा कि सरकारी तार का ये महत्व था पीछे के समय में, लेकिन आज के समय में इसका महत्व समाप्त हो चुका है, इसलिए इसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। उसके आगे ये मत लिख दीजिएगा कि आपने सिलेबस में क्यों रखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं लिखना है। बस आप ये जरूर लिख दीजिएगा साथ में कि ये सारी बातें जो कही जा रही हैं कि बहुत तेज माध्यम है, बहुत कम खर्चीला है, सबसे ज़्यादा सुलभ साधन है, इन सारी चीज़ों के साथ ये जरूर जोड़िएगा कि आज के समय में इससे बढ़िया विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। तो इसीलिए जनता उनकी ओर झुकी हुई है, और हमेशा यही होता है, आसान चीज़ सबको अच्छी लगती है। तो इसीलिए इसका प्रचलन नहीं के बराबर हो गया है, और जन सामान्य के लिए तो खत्म हो गया है। ऐसे आपको लिखना चाहिए, थोड़ा सा व्यवहारिक भी रहना चाहिए, एकदम किताब के अक्षर नहीं छापने हैं, थोड़ी सी अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। विशेषता वही होती है कि कम से कम शब्द होते हैं, रफ्तार तेज होती है, गोपनीय विषय अगर कोई है, मतलब ऐसा विषय जिस पर कि आप नहीं चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन बीच में कहीं किसी अन्य व्यक्ति को लीक करे, मतलब वहां तक पहुंचे, तो आप कोड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको या तो आप जानते हैं या फिर जो रिसीव करेगा, प्रेषित ही होगा, वो जानता रहेगा, ठीक है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और सरकारी तार हैं तो उन पर
निश्चित तौर पर स्टाम्प कहीं ना कहीं लगा होता है, मुहर लगी होती है, जो कि उसकी प्रामाणिकता को और मजबूत बनाती है। और यकीन मानिए ये जो मुहर वाले सरकारी तार होते हैं ना, अगर आज के समय में भी प्रेषित किए जाएं और उस पर ईश्वर न करे अगर कोई कानूनी विवाद की स्थिति बनती है तो वो न्यायालय में बहुत तगड़ा सबूत होते हैं। ठीक है, स्टाम्प लगा हुआ दस्तावेज। अच्छा, पुष्टि के लिए डाक से प्रतिलिपि भी भेजी जाती है। मतलब सरकारी तार की प्रतिलिपि तार भेजने के एकदम बाद डाक से पुष्टि के लिए भेजी जाती है, मतलब आश्वस्त करने के लिए। और प्रतिलिपि में सबसे पहले तार की पूरी इबारत जो है, यानी तार की जो लिखी हुई बात है, इबारत का मतलब जो उसमें आपने मैटर लिखा था उसको आपने उतारा। उसके बाद एक रेखा ऐसे खींच देते हैं और रेखा खींचकर उसे पृष्ठांकन का नीचे रूप दे देते हैं, मतलब नीचे के हिस्से में उसका पृष्ठांकन कर देते हैं, जैसे क्रमांक है, स्थान, तिथि, और पुष्टि के लिए फॉर कन्फर्मेशन ऐसे वहाँ लिख दिया जाता है। तो ये प्रतिलिपि भी डाक द्वारा प्रेषित कर दी जाती है। इसके बाद प्रेषक अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देता है। हस्ताक्षर के नीचे पद नाम विभाग का उल्लेख, मतलब मैंने आपको तार भेजा, आपको रिसीव हुआ या नहीं, इस तरह की स्थिति। तार जो है वो अत्यंत संवेदनशील मामले में भेजा जा रहा है, मतलब बहुत कोई अनिवार्य विषय है, जरूरी है, तभी भेजा जा रहा है। तो वहाँ अच्छे भले से पहुँच गया या नहीं ये आश्वस्त करना जरूरी होता है। तो उसी के उद्देश्य से ये सारी फॉर्मेलिटी चल रही है। यहाँ पर आप प्रारूप देख रहे हैं, सरकारी तार है, जिलाधीश भेज रहे हैं गया जिले के, द्रुतगामी है, तो द्रुतगामी तो होता ही है लेकिन लिखना पड़ता है। उसके बाद देखें कैसे एकदम नपातुला लिखा गया है। 144 धारा लागू कर दीजिए 1 सप्ताह के लिए, स्थितियों की सूचना बराबर भेजते रहें, पुलिस को सचेत कर दें, संदिग्ध लोग दिखाई दे तो कड़ी निगरानी रखें। बस बात खत्म। और कुछ नहीं कि मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है कि आप ये अवगत कराएंगे, ये एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको सारी बात बता दी गई, अब आपको करना है। कौन भेज रहा है? तो मुख्य सचिव बिहार सरकार के NK सिंह जो है वो इसको प्रेषित कर रहे हैं। और ये जो नीचे उल्लेख किया गया है ना, ये तार के लिए नहीं है बल्कि ये सूचनार्थ है, मतलब उसी सूचना के साथ एडिशनल तौर पे इस्तेमाल किया गया है, योजक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तार संख्या कुछ भी आप काल्पनिक डाल सकते हैं। और उसके बाद पुष्टि के लिए जो प्रेषित किया गया है, तार की पुष्टि के लिए जो पत्र प्रेषित किया गया है, उसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ी गई आज्ञा से। और ये जो पत्र डाक के द्वारा एक प्रेषित किया जा रहा है कि तार जो है वो भेज दिया गया और पहुंच गया, तो उसकी आज्ञा कौन देगा? ये NK सिंह ही देंगे, जो मुख्य सचिव हैं वही देंगे, जिसने भेजा था। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। तो ये तार का एक तयशुदा प्रारूप है, जिसे कि आप अक्सर देखते हैं। और ये सबसे, जितने पत्रों के प्रारूप आपने देखे हैं उनमें सबसे सीधा और सच्चा होता है, आराम से बन जाता है। तो सरकारी तार को भी हल्के में मत लीजिएगा। हालांकि बाकी पत्रों के प्रारूपों को ज़्यादा संजीदा होकर देखना है, लेकिन ये भी आ सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमने दोस्तों आपके सिलेबस में जितने भी पत्र के प्रारूप थे, जितने भी तरह के पत्र थे, उन सभी को देखा हमने। सरकारी पत्र से शुरू करके तार तक सारी चीज़ों को देखा है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके नोट्स से रिकॉर्ड की गई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें कम से कम 2 या 3 लेक्चर आपको दिए जाएंगे। ये पहला था, हो सकता है कि एक ही वीडियो में आगे आपको सारी बात समझा दी जाए, मतलब दूसरा वाला में पूरा हो जाए। नहीं पूरा होगा तो एक तीसरा भी आएगा। उसमें करेंगे क्या, यहाँ तो आपने सारे पत्रों के प्रारूप जो है वो छपे छपाए देखे। ये सब जो है ये या तो सरकार द्वारा प्रिंटेड है, नहीं तो हमने छाप के रखे हुए हैं, जो फॉर्मेट तय हैं। लेकिन हाथ से लिखने पर कैसे होता है और हाथ से लिखने में क्या अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन भी आपको बताया गया कि लाइनें सीध में होनी चाहिए। तो उसको एक बार हाथ से लिखकर आपको दिखाया जाएगा, मतलब लिखा हुआ आपको दिखाया जाएगा। और वो सारे जो पत्र हैं ना वो आपके मॉक टेस्ट से लिए जाएंगे। जो 10 मॉक टेस्ट आपको होने मतलब आपको दे दिए जाने वाले हैं, जिसमें से कि 8 हो चुके हैं, तो उन्हीं में से जो प्रश्न है उनको उठाया जाएगा और उन पर पत्र लिखा हुआ आपको दिखाया जाएगा। और उसमें कैसा अप्रोच रखा गया है ये भी बताया जाएगा। साथ में ये भी वहाँ बताया जाएगा कि जैसे प्रश्न मान लीजिए कि कोई घुमावदार है तो उसमें पहचान कैसे करेंगे। हालांकि मैक्सिमम चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगले जो वीडियो हैं 1 या 2 आने वाले हैं, तो उसमें कुछ अन्य चीज़ों को भी शामिल किया जाए पत्र लेखन से संबंधित, तो आप ज़रूर बताइएगा अपने डिस्कशन ग्रुप में।